अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जनाब। वीकेंड है तो वीकेंड वाइब्स भी हैं, और जब ये वीकेंड वाइब्स होती है ना, तो मैं हमेशा हर हफ्ते को आपको कहती हूँ कि हमने ये अपना हफ्ता जो है ये अच्छे से प्लान करना है, और इस बारे में थोड़ी सी बात भी करेंगे कि इस हफ्ते को हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दिन का आगाज़ दुआओं के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के लिए जो है उनके लिए बेहतरीन तरीके से उनके मददगार साबित हों, नेकियों में इजाफा करने की कोशिश करें और अपने दिन का आगाज़ जो है वो अच्छे तरीके से करें। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं हमारा वीकेंड। तो वीकेंड मैनेज करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी ये वीकेंड हो तो आपने सैटरडे को जो भी अपने काम हैं, जो मंडे के काम हैं, उनको अच्छे से लाइन अप कर लेना है, ताकि आप सैटरडे की इवनिंग और उसके अलावा जो संडे का दिन होता है, जो आपका हॉलीडे होता है, मेन डे होता है आपके फ्रेंड्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए, वो आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि संडे इस पूरी टेंशन में गुजार देते हैं कि मंडे को उन्होंने बहुत सारा काम करना है, और जो मंडे वाला काम है ना वो बहुत ज़्यादा अधूरा है। तो हम लोगों ने अपने वीकेंड को प्लान करना है और अच्छे से शेड्यूल करके मंडे वाला काम जो है वो हमने सैटरडे ईव को ही निपटा लेना है। अब कुछ बात करते हैं एंगर मैनेजमेंट की। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, ये जो एंगर इश्यूज़ होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं क्योंकि उनको एंगर मैनेजमेंट नहीं आती। आप देखें कि लोग छोटी छोटी बातों पर जब गुस्सा करते हैं तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे होते हैं, क्योंकि उनसे एंगर मैनेजमेंट नहीं होती। एंगर मैनेज के लिए डेफिनेटली आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाना पड़ता है। पर्सनैलिटी चेंज ऐसे होती है कि आप अपना विजन ब्रॉड करते हैं, आप एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं, आप अच्छी डाइट लेते हैं, और आप ऐसे पॉजिटिव लोगों में बैठते हैं, ऐसी पॉजिटिव बातें करते हैं जिसमें आपकी जो फ्रेंड सर्किल है, आपकी जो फैमिली है, उनके साथ बैठ के आपको ये एहसास हो सके कि ज़िंदगी में अगर बड़ी बड़ी गलतियां लोगों से हो जाती हैं तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सूरत हाल क्या है। तो शहर कायद की जो ओवरऑल सूरत हाल है ना, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मौसम। और मौसम जो है वो औसम है, लेकिन होता कुछ इस तरीके से है कि ये मौसम सुबह तो बड़ा अच्छा होता है, और सुबह तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये मौसम पूरा दिन ऐसे ही रहेगा, लेकिन आजकल दिन में हो जाती है गर्मी। तो शहर कायद का जो मौसम है, महकमा मौसमियात के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि जी 14 अगस्त को भी बारिश मुतवक्के है और 15 की दरमियानी शब भी बारिश हो सकती है। लेकिन जो बूंदाबांदी थी वो सिचुएशन तो रही। 14 अगस्त को भी मौसम अच्छा रहा, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से कहा गया था उस हिसाब से बारिश नहीं हुई है। अच्छा जी, तो जो मौसम की सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब है। इसके अलावा हवा में जो नमी का जो तनासुब है वो उसकी रफ्तार जो है वो कम हुई है, और हब्स की जो कैफियत है वो भी बरकरार है। तो शहर कायद में आज रात बूंदाबांदी का भी इम्कान है। अच्छा, अब ओवरऑल मौसम कैसा रहेगा ये सूरत हाल आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, फिर 11 बजे मौसम कैसा रहेगा। और मौसम की ये सूरत हाल बताना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों ने जाना होगा तो आप ये पता करके जाएं कि कौन से टाइम पर ज़्यादा जाना बेहतर है, कि मौसम की क्या सूरत हाल है। सो हियर वी गो नाउ। मौसम आपके साथ में हम शेयर करते हैं कि 10 बजे जो है वो मौसम कैसा रहेगा। सो 11 बजे है 30 सेंटीग्रेड, 12 बजे है 30 सेंटीग्रेड, फिर 1 बजे है 31 सेंटीग्रेड, और 2 बजे है 32 सेंटीग्रेड। तो ये है मौसम की सूरत हाल। और अब जल्दी से बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं वेजिटेबल प्राइस। अच्छा, ये जो वेजिटेबल प्राइस हैं इसके लिए ना मेरी यही कोशिश होती है कि जल्दी से ये प्राइस आपके साथ में शेयर कर ली जाए। उसकी रीज़न ये होती है कि एज़ यू नो कि जब आप जाएंगे तो एटलीस्ट आपको डिफरेंस पता हो कि आप मार्केट से कितने पैसों में ये सब्ज़ी ले रहे हैं, और दूसरा आपको ये डिफरेंस पता हो कि जो हम आपको कमीशन कराची के जो स्टैटिक प्राइसेस बताते हैं वो क्या हैं। सो हियर वी गो नाउ। सब्जियों के प्राइस जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, और ये सब्जियां जो होती हैं ना बड़े मज़े की होती है। टमाटर आ गया जी, स्किन के लिए बेहतरीन, ये है 100 पे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, आलू आँखों के लिए मुफीद, ये है जी 70 पे। इसके अलावा वैसे सब्जियां मैंने आपसे कहा था सब्जियां खाएं भी और सब्जियां लगाएं भी। लहसुन आ गया है, ये है 400। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव नेक्स्ट अदरक, ये है 480, और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अदरक वाली चाय बड़ी फेमस है। गाजर आ गया, आंखों के लिए बेहतरीन है, 180 पर है। इसके अलावा तुरई आ गई, बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो पकाते हैं, बड़ी टेस्टी पकती है। लौकी जो है वो है 100 रुपीज़ के ऊपर, और ये आप देख सकते हैं ये इसके प्राइस हैं। और इसके अलावा फूल गोभी, फूल गोभी कौन कौन खाता है आपने कॉल करके मुझे ज़रूर बताना है, ये 240 पर है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास है खीरा, और खीरा जो है, खीरे का मांस भी मशहूर है, आंखों के लिए भी बड़ा मुफीद है, 240 पे। भिंडी आ गई, भिंडी बहुत सारे लोगों को पसंद होती है,
और बहुत सारे लोग भिंडी गोश्त बड़ा मज़े का बनाते हैं, ये है जी 240 पे। प्याज आ गई, बालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है और खानों के लिए जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। प्याज है जी 60 रुपीज़ पे। और फिर आ गई आपकी होस्ट सबा शेख। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में करेंसी रेट शेयर कर लेते हैं और जान लेते हैं कि माल के हाल की दुनिया में क्या चल रहा है। हियर वी गो नाउ। चलें जी, जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं, ज़रूर शेयर किया करें, रोज़ाना शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 189, इसके अलावा कैनेडियन डॉलर है 210, इसके अलावा यूरो जो है वो 332 है, कोईती दिनार जो है वो 926 है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट? वी हैव नेक्स्ट यूके पाउंड 382, वी हैव नेक्स्ट सऊदी रियाल 76, स्विस फ्रैंक 351 एंड वी हैव यूएस डॉलर 285। अच्छा जी, और अब बढ़ते हैं आगे और आपके साथ में जो है दालों की प्राइस शेयर कर लेते हैं। मेरी फेवरेट दाल माश की दाल जो कि है 405 पर। अच्छा, जब ये दालों के रेट्स में आपके साथ में शेयर कर रही होती हूँ ना, तो ये मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि जी जो आपने प्राइस सुबह शेयर किए थे मार्केट में वो प्राइस नहीं है, मार्केट में आपको महंगा मिलता है। तो चलें, दालों की प्राइस जी माश की दाल है 405, इसके अलावा जो है मूंग की दाल 310 है, मसूर की दाल जो है वो 250 है, और फिर दाल चना जो है उसकी होलसेल प्राइस 340 है। फिर उसके बाद काबली चना जो है उसके प्राइस जो हैं वो 310 है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि सोने की जो कीमतें हैं वो कहाँ पहुँच गई हैं। तो जो सोने की कीमतें हैं ना, सोने के प्राइजेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सोने की कीमतों में नुमाया कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अच्छा जी, फिर मुकामी सर्राफा बाज़ारों में फ़ी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता हो गया है। अच्छा जी, इसके अलावा नई कीमत जो है वो 3,57,100 रुपये फ़ी तोला हो गई है, और 10 ग्राम सोना 858 रुपये कमी के बाद 3,06,155 रुपये का हो गया। जबकि आलमी मार्केट में सोना फ़ी ऑन्स $10 सस्ता होकर $3,044 पर आ गया है। तो ये तो थी जी सिटी अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनके लिए हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं हमें ज्वाइन करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और हर सुबह ऐसी खबर आ जाती है कि जब भी हम खबरें आपके साथ में शेयर कर रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से अल्फाज लाएं और ऐसी खबरें आपके साथ में शेयर करें। आज वीकेंड है और मैंने यही सोचा था कि आज हम खबरें शेयर करेंगे और बात करेंगे टूरिज़्म की, ट्रैवल की, कहाँ घूमने जाया जा सकता है। लेकिन हमारे शहर कायद में इतने मसाइल हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं और इतनी दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती ना कि इंसान लरस के रह जाता है। आज फिर वही वाक़या हुआ कि एक माँ से उसका बच्चा छिन गया, और ये बच्चा ऐसे छिना कि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं था, बच्चा अगवा नहीं हुआ, बच्चे के साथ कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई। बस पता क्या हुआ कि एक डंपर आया, बेदर्दी से बच्चे को कुचला और आगे चला गया। और ये बच्चा अपनी माँ का वेट कर रहा था बैठ के कि उसकी माँ आएगी फिर वो उससे बात करेगा। ये आप स्क्रीन पे इस बच्चे की तस्वीर देख सकते हैं कि ये है वो टैंकर, ये है वो डंपर, आप ये बल्कि पानी का टैंकर है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने इस बच्चे को बेदर्दी से कुचला और फिर उसके बाद ये चला गया। मतलब जिस घर से ये बच्चा गया हमेशा के लिए चला गया, अपनी माँ के पास से चला गया, उसकी गोद उजड़ गई, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे हालात के ऊपर बात होगी लेकिन उसके बाद फिर कोई एसओपी नहीं होगी, किसी किस्म की कोई जो है ना कानून नहीं बनेगा कि इन हैवी ट्रैफिक का करना क्या है, ये पानी के टैंकर्स का क्या करना है। ये गली बनी हुई है, प्रॉपर गली बनी हुई है। ये भी नहीं है कि कोई बड़ा रूट है, बड़ा रोड है जहाँ पर ये टैंकर जो है गुजर रहा हो। ये गली महल्लों से गुजर रहे हैं और ये इतनी लापरवाही से गुजर रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ भाई ने, और फिर हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट है आज़ाद भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अशरफ भाई, यूजुअली रोज़ाना वी ऑलमोस्ट डिस्कस अबाउट इट कि हम कुछ ना कुछ ऐसी खबरें शेयर करें जो पॉजिटिव हों, लेकिन कराची शहर के वो हालात ही नहीं है कि आप कोई पॉजिटिव खबर शेयर भी कर सकें। आप देखें कि ये कितनी दर्दनाक स्टोरी है कि एक बच्चा अपनी माँ का वेट कर रहा है और एक डंपर आता है, वो उसको कुचल के चला जाता है बेदर्दी से। उस माँ का क्या हाल होगा, उस घर में क्या क़यामत गुजरी होगी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लॉ नहीं बनता। आज भी सुबह से अगर आप खबरें देखें ना तो आज भी सुबह से कितने ऐसे एक्सीडेंट है जो रिपोर्ट हो रहे हैं
और कितने ऐसे एक्सीडेंट होते होंगे उन जगहों पर जहाँ पर कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये रिपोर्टेड केसेस हैं, ये रिपोर्टेड एक्सीडेंट है। लेकिन सब अफसोसनाक वाक़या है और कराची में वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कंसर्न ये है कि जैसे ये बताया आपने, ये औरंगी टाउन है, उसका 11:30 का ये इलाका है जहाँ पे आपने डंपर देखा, CCTV आई है और वो इतनी स्पीड में, वो गली है। आप औरंगी टाउन में जाएंगी तो छोटे छोटे 80-80 गज़ के 60-60 गज़ के मकान आते हैं। वो इनकी जो माँ है काम करके बच्चों को पाल रही थी, जो डिटेल आई है, और वो 7 साल का ये बच्चा था जो बाहर बैठा हुआ था। अगर फुटेज में देखें तो जो टैंकर आया तो बताया कि उसकी पड़ोसन भी थी तो उसका बच्चा भी साथ था, तो उसने अपने बच्चे को खींचा, मगर वो बीच में वो बच्चा जो है, यानी कि 2 अमवात खुदा न खास्ता हो सकती थी। और आप स्पीड देखें कि डंपर को उस गली में इस स्पीड से, मतलब वो यकीनी तौर पे नशा किया हुआ होगा जिस स्पीड में वो जा रहा है। अब कंसर्न ये है कि देखें गुंजान आबादी वाला इलाका है, और मेरा फिर वही सवाल है कि पूरे मुल्क में का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ी जो है आबादी वाला शहर, आप पूरे मुल्क में बताएं। अभी रिसेंटली जो मैं गया हुआ था, आप कहीं भी जाएं, आज़ाद भाई भी बैठे हुए बताएंगे, किसी भी जगह जाएं आपको कहीं टैंकर नज़र नहीं आएंगे। ना लाहौर में नज़र आएंगे, ना इस्लामाबाद में नज़र आएंगे, ना फैसलाबाद में नज़र आएंगे। कराची में एक माफिया है। और एक सबसे बड़ी बात कि आप बता ही नहीं सकते हैं टैंकर कितने, क्योंकि आपके पास कोई डाटा ही नहीं है ना। जिसको देखो वो एक जो माफिया है यहाँ पर आता है। अब यहाँ पे जो वाटर बोर्ड कहता है कि हमारे पास जो है इतने टैंकर हैं, 6000 समथिंग, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे देते हैं। जो हमारे रजिस्टर्ड जो आपके हाइट्रेंड है, जो पानी भर के जो जिन इलाकों में पानी नहीं होता सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मैं तो ये कहता हूँ 6000 से बहुत डबल हैं, 11-12 हज़ार। जमात इस्लामी ने इस पर बहुत काम किया है, और वो क्योंकि पूरे इलाके का जो सर्वे करते हैं उन्होंने बोला 12,000 वाटर टैंकर हैं। क्योंकि सबसे अहम बात कि अगर जैसे मैं गाड़ी है मेरे पास, या मेरे पास मोटरसाइकिल है, या आज़ाद भाई के पास गाड़ी है, तो उनको पता है कि वो कराची से रजिस्टर्ड है। वो जो टैंकर हैं या डंपर हैं वो कराची से रजिस्टर्ड ही नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न ये इसके लिए लॉ लाना होगा, क्योंकि बलूचिस्तान से, लसबेला से रजिस्टर्ड है। सही, ठीक है। और वो आज़ाद भाई भी इतना काम किया एक्साइज का, आप बता ही नहीं सकते हैं कि वहाँ किसकी नंबर प्लेट लगा दी होगी, कौन जाके चेक करो, चलाए जा रहे हैं। और ये कातिल घूम रहे हैं, ये कातिल है और इस शहर में घूम रहे हैं। मतलब इनको एक सेंस प्रिवेल करता है कि अगर आप गली मोहल्लों में चला रहे हैं ये टैंकर, तो कम से कम आप स्पीड ही स्लो करके चला लें। आसपास देख लें, ये गलियां हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, बुजुर्ग जा रहे होते हैं, लोग पैदल आ रहे जा रहे होते हैं। आप ये कोई मेन रोड पे तो नहीं चला रही है। मैं यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन है सिटी 21, और मैं आज़ाद भाई हमारे सीनियर और बड़े भाई भी हैं, इनसे दरख्वास्त करूँगा यहाँ पे कि एक्साइज वालों को इनको जो है इनके पीछे लग जाएं और ये कानून बनाएं कि जो कराची शहर से बाहर के जितने डंपर हैं, जितने टैंकर हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन का कराची की नहीं हुई ना, क्योंकि आपको डाटा नहीं मिलेगा, तो इनको यहाँ दाखिले पे पाबंदी, चले नहीं रोड पे। आज़ाद भाई आपसे ये दरख्वास्त है, क्योंकि हमारे भी बच्चे, मेरी भी बेटी है, ठीक है, और मतलब 5 साल 7 साल के बच्चों को रोन, मतलब इनका बच्चे को कोई रोन दे, मतलब ये है कि हमारा फार्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे हम तजवीज़ दे सकते हैं ना, मैं देखें असेंबली में मैं नहीं बैठा हूँ, मेरा काम है प्रपोजल देना, तजावीज़ देना। एज यहाँ पे मतलब इंडस्ट्री में 20 साल का तजुर्बा है, इसमें मैंने जो देखा है उसमें एक तजवीज़ जो हम दे सकते हैं, जैसे एडवाइजरी बोर्ड होता है, सिंध गवर्नमेंट से अपील है हाथ जोड़ के कि भाई आप एक कानून बनाए, आप यहाँ पे शहर से बाहर के इस सूबे से बाहर के टैंकर या डंपर घूम रहे हैं, आप उसका कानून बनाएं, यहाँ रजिस्टर्ड कराएं। आपको क्या पता कि वो कौन सी नंबर प्लेट किसी भी वहाँ चल रही होगी, यहाँ भी चल रही है, आपके पास डाटा पकड़ेंगे कैसे? अगर आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है, उसने हादसा किया, आप कैसे पकड़ेंगे? या तो लोगों ने पकड़ा, वो भाग गया, वो खड़ा हुआ है, तो उसके बाद ले जाएंगे, वो दूसरी नंबर प्लेट लगा के वो कातिल जो टैंकर है वो घूमता रहेगा। हमें इसका कानून बनाना होगा। ये तमाम जो टैंकर हैं, मैं आज़ाद भाई से फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ, जितने डंपर हैं आज़ाद भाई, जितने आपके वाटर टैंकर हैं, वो सिंध एक्साइज से रजिस्टर्ड होने चाहिए। और अगर यहाँ नहीं है रजिस्टर्ड, तो नो वन अलाउड टू रन ऑन दिस रोड। ये सिंपल फार्मूला होना चाहिए। हम मेरे बच्चे, सबके बच्चे, सबके एक हैं। ये एक्शन करने का टाइम है। अब कम से कम इसके ऊपर वोकल होकर आवाज उठानी पड़ेगी। आज़ाद, हम बहुत ज्यादा ना आज़ाद भाई इस मसले से निकल रहे हैं। मतलब ये देखें कि किस तरीके से आए रोज के ये डंपर के हादसात, आए रोज के ये ट्रैफिक के हादसात, छोटे छोटे बच्चे जानों से जा रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। अच्छा, फिर अगर कोई टैंकर को आके खुदा ना खास्ता जला दे या टैंकर को पथराव करने की कोशिश करे तो चले ठीक है,
आपका हमारा कोई राइट नहीं है कि कोई भी शख्स कानून हाथ में ले, लेकिन फिर दो पार्टीज लड़ना शुरू हो जाती हैं, फिर वो भाई साहब और भाई और वो सारी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, फिर वो कहते हैं जी सियासत नहीं करें। फिर आप देखें कि इधर से पीपल्स पार्टी होती है, उधर से एमकेएम होती है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप में से कौन काम करके दे, लेकिन जो भी काम करके दे अवाम के लिए काम करके दे। खुदारा कोई एसओपी बना दें, कोई ये एसओपी बना दें कि भाई ना जलाएं आप टैंकर, ये एसओपी बना दें कि भाई ठीक है कोई भी ड्राइवर को कुछ नहीं कहेगा, कानून है, कानून ही सजा देगा, मगर कम से कम रूल बनाएं, सख्त सजाएं दें ताकि इस मुसीबत से जान छूट जाए। आप देखें स्कूल की जो गाड़ियां जा रही होती है, जो इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, जो वैन जा रही होती हैं, उनको हिट करते हुए चले जाते हैं। सुबह के टाइम पे ऐसे जा रहे होते हैं जैसे कोई पूछने वाला नहीं है। उनको लगता है कराची की ये जो छोटी छोटी गलियां ये उनको सुपर हाईवे लग रही होती हैं। सबा सच्ची बात ये आपने इंट्रो में कहा कि बच्ची जो है टैंकर के हादसे में मौत का शिकार होगी। ये कराची की एक माँ की एक बच्ची नहीं थी, एक आज पूरे कराची की बच्ची थी। क्योंकि मेरी बच्ची भी स्कूल जाए या मेरी बच्ची भी किसी चीज़ खरीदारी के लिए चले जाए, या अशरफ खान की जाए, आपकी जाए, बच्ची सबकी बच्ची होती है, औलाद सबके बराबर होता है। लेकिन मामला ये है कि इस मामले में ख़ास तौर पर खान साहब ने फरमाया कि हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारे पास इदारे मौजूद हैं, लेकिन इदारे काम करने को तैयार है ही नहीं। अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं, खान साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, आप जिम्मेदारी पूरी करें, जिसकी जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करते हैं? फॉर एग्जांपल कल मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक हादसा पेश आया जिसमें दो बच्चियां जो है कार के हादसे में, जो गुलिस्तान जोहर चौरंगी अंडरपास है, ये जोहर चौरंगी अंडरपास तो सिंध हुकूमत ने बनाया था कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के हवाले से। मैं वहाँ से डेली आता हूँ, डेली जाता हूँ, सुबह आना होता है और शाम को जाना होता है। ट्रैफिक पुलिस वाले कोने होटलों में चाय पीते रहते, कट पर बैठे होते हैं, लेकिन खुदा की कसम ट्रैफिक पुलिस कई बार मैंने डीआईजी ट्रैफिक पीर मोशा को शिकायत की। वो कई बार मुझे इतने बड़े मैसेज भेजते हैं कि 4 सिपाहियों की गलती की वजह से आप पूरी ट्रैफिक पुलिस को ख़राब नहीं कह सकते। हमें हमारे 1200 सिपाहियों ने जो नेशनल स्टेडियम पर सिक्योरिटी रवानी बहाल करने का काम किया, ये किया, लेकिन ट्रैफिक जाम थी। कहने का मकसद ये, फॉर एग्जाम्पल ये अंडरपास है, हमारे पास जितने भी अंडरपास है, मुर्जा वहाब की वालदा फौजिया वहाब के नाम से अंडरपास है, शहीद मुनवर सरवद के नाम से अंडरपास है, बहुत सारे अंडरपास है। लेकिन बात यह है कि अंडरपास जहाँ भी अंडरपास है वहाँ पर निशान होते हैं, यहाँ से आपको जाना है, ये इंटर्न्स है, ये सर्विस रोड है, ये इलाका उस तरह जाना है, कहीं भी कोई नाम निशान नहीं है। कल जो हादसा पेश आया, मैं वहाँ से गुजरा, लोगों ने खुदा के से मुझे गालियाँ दी। 24 का स्टिकर देख के आप मीडिया वाले क्या करते हो, हमारी बच्चे हैं, हमारे आपने क्या किया? अरे भाई हमने तो कवरेज की, हम क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने निशान दे कि यहाँ पर कोई निशान ही नहीं है, तो गाड़ी जानी कहाँ है? वो कल जो लड़का था, यंग था, हल्की दाढ़ी थी, वो लड़का जो है परेशानी का शिकार हो गया। मुझे जाना कहाँ से है? मतलब उसको जाना था जौहर मोड़ की तरफ, लेकिन वो चला गया कहाँ? इसकी समानों की तरफ, अंदर गाड़ी घुसा, मतलब उसका होश गुम गया था। क्योंकि वहाँ पर उस अंडरपास के अंदर लाइटें थी नहीं, वो लाइटें थी नहीं, उसका हौसला जो खता का शिकार हो गया था। जैसे हादसा पेश आया उसके बाद वो लड़का बाहर गया, वहाँ जो गाड़ी उसने हादसे का शिकार हुई है, हादसे का शिकार होने के बाद लड़का भागा क्यों? सबसे बड़ी भागने की वजह यह थी, उस लड़के का हो सकता है मुझे यहाँ के शहरी आकर जलान दे। अच्छा शहरी क्यों? शर्जील साहब ने असेंबली फरमाया कि जो है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई शहरी जलाते क्यों हैं? हमारे पास वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी, फौरी तौर पर उस लड़के की हिफाजत करती, हिफाजत करने के बाद 15 इतला करती। यहाँ पर वो जो पुलिस मौजूद थी, जो हमारे पास सेफ सिटी वाले जो मौजूद होते हैं कोने में, वो उन गाड़ी को इतला करती, वो फौरी तौर पर थाने पर मुंतकिल करते, महफूज रहता। वो लड़का भागा इसलिए था ताकि आकर शहरी उसको जला न दे, कोई ऐसी हरकत न कर जाए, उसकी जान चली जाए। लेकिन हमारे पास बार बार मैं कहता हूँ, हमारे जो इदारे हैं वो इदारे काम नहीं करते हैं। अगर इदारे अपना काम पूरा कर दें तो इस तरह ना वाक़यात होंगे, ना इस तरह के वाक़यात रुनमा होंगे, और इस तरह के वाक़यात को हल करने के लिए भी जिम्मेदारी इदारों की बनती। इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। बाकी रही बात, हमारे पास तमाम सूबों का एक कानून मौजूद है। हमारे पास सिंध की गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, उससे पहले था कराची, सिंध या मुख्तलिफ अजला का नाम था, अभी सिर्फ सिंध है। सही, ठीक है। पंजाब में पंजाब है, लाहौर नहीं है, मुल्तान नहीं है, फैसलाबाद नहीं है, पंजाब है। कोटिया में रसबेला की गाड़ी यहाँ कहाँ चली? रसबेला एक जिला है ना, जिले के टैंकर चले हमारे पास चल रहे। हमारे पास दूध की जो गाड़ियाँ हैं फरोख्त करने वाली या डिलीवरी करने वाली, हमारे पास स्कूल्स की वैन्स है, हमारे पास जो भी गाड़ियाँ जो कार्गो के तौर पर इस्तेमाल होती है, ये गाड़ियाँ खास तौर पर उनके पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। मैं सुबह से घर से निकला हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, सर्टिफिकेट की जो बात की ना आपने आजाद भाई, तो ये तो जो हमारे यहाँ जो गाड़ियों की इंस्पेक्शन का हाल है, अशरफ भाई मैं चाहूँगी इस पर ज़रूर आप कमेंट करें कि हमारे यहाँ ये जिस तरीके के ट्रैफिक और ये जिस तरीके एक पूरा सिस्टम है ना ट्रैफिक का, जिसके अंदर आप ये बसों का हाल देख लें, आप ये ट्रॉलर्स का हाल देख लें, आप बोसीदा गाड़ियों का हाल देख लें, और उसके बाद फिर ये आप एक्सीडेंट की तादाद देख लें।
तो ये तो चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, इंस्पेक्शन तो है ही नहीं, पता नहीं इनको कौन फिट करार देके। और ड्राइवर्स का भी ऐसे ही है कि आप किन ड्राइवर्स को अपॉइंट करते हैं इतने बड़े कामों के लिए जो गलियों में रोनते हुए चले जाएंगे? क्या इनकी मेंटल हेल्थ चेक कराइए, इनका मतलब आपने प्रॉपर इनका चेक कराया कि इनके लाइसेंस कहाँ से हैं, ये कहाँ जो है वो ड्राइविंग करते रहे हैं, मतलब ये क्या गलियों को इन्होंने क्या समझा हुआ है। चलें इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है डंपर माफिया की, बात हो रही है टैंकर माफिया की, बात हो रही है ऐसे बेहिस्सों की जो कि सड़कों पे किसी को भी रोनते हुए चले जाते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको अपनी बस तेज़ रफ्तारी से फ़र्क पड़ता है, इनको कहीं जल्दी पहुंचना होता है, चाहे कोई और कहीं और पहुंच जाए, लेकिन ये मतलब हर चीज़ से लापरवाह लोग हैं। पता नहीं इनकी फैमिलीज़ नहीं होती, या शायद इनको एहसास नहीं होता, या साइड के इनको लोग नहीं दिखते। वो अशरफ भाई कहते हैं ना एक बात कि ये जिन गाड़ियों में बैठे होते हैं उन गाड़ियों में बैठ के उनको साइड का भी नहीं दिखता, सड़कें भी नहीं दिखती, आसपास लोग नहीं दिखते। ये वाकई कुछ ऐसे ही सूरत हाल लग रही है अशरफ भाई? इससे पहले जो साबिका इदारा था वहाँ पे मैंने डंपर के ऊपर बैठ के मैंने कोशिश की थी, क्योंकि डंपर मैं बताऊं डंपर नॉर्मल गाड़ी की तरह नहीं चलता है, उसका हाइड्रोलिक होता है, जब मारने के बाद गियर ना डबल प्रेशर देना, क्योंकि वो बहुत वजनी होता है, उसमें डबल हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगे हुए थे, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन जो फिजिक्स हमने पढ़ी है, जितना बड़ा मास होगा उसको रोकने के लिए उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, ब्रेक मारेंगे वो नहीं रुकेगा। इसलिए हर आपके जो एक्सेल होता है ना उस पर आपका हाइड्रोलिक ब्रेक लगे हुए होते हैं। अभी इससे पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फिटनेस सर्टिफिकेट की। आज़ाद भाई बल्दिया में एक है जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। आप यकीन करें मीडिया वर नॉट अलाउड। मिनिस्टर जितने रहे हैं वहाँ पे हमने बोला है जाके हमें दिखाएं ये कोई, क्योंकि देखें ये चलता है सब, वहाँ जाते हैं ये खुल जाता है, सारी फिटनेस हो जाती है। आप बसों की हालत देखें, मैं भी कॉलेज के दौरान मैं नॉर्थ इलाहाबाद मेरे 4K 2K ये सारी बसों में बैठे, मतलब उसमें बैठे हुए जो नीचे चेचिस जो है ना नीचे रोड नजर आ रही है, हम बैठे हुए मतलब दिल हिल रहा होता है, मगर क्या करें यहाँ पे इदारे मौजूद हैं। अब जो सिंध गवर्नमेंट बसें लगी 250 300 400 बसें, 15,000 बसें चाहिए भाई। 400 बसों पे आप झंडे हिला रहे हैं पूरी दुनिया में। मतलब कि आप चीज़ें देखें, यहाँ पे सिस्टम इतना बर्बाद हो चुका है। आपकी फिटनेस सर्टिफिकेट के इदारे अफसरान को जाके देखें किस गाड़ियों में आते हैं। देखें एक होता है करप्शन, एक होता है उसकी मॉनिटरिंग, और एक होता है इदारा एंटी करप्शन, ये सब मिले में। ठीक है, अब ये जाके आप वहाँ पे देखें जो इसकी फिटनेस दे रहा है, वो आपने स्पीड देखें। जो मैं अभी आपको मेरे अल्फाज नहीं है, उसकी माँ को देख के, मेरी भी अम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उस माँ 7 साल का बच्चा उसका उसने जब देखा होगा, मतलब एक तो चलें कोई कुदरती आफत होती है, सो रहा है मर गया, अपने बच्चे को देखे कुचला हुआ, मैं क्या वर्ड बोलूँ। सही है। उन लोगों को एहसास नहीं है, ये जो वजीर बैठे हुए हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं, ये मुतलका इदारे, इन सब को इसके ऊपर जो है ना इनसे पूछगछ होनी चाहिए। हमारा काम है आवाम की आवाज़ है। अब वहाँ जाके पूछें, आप ये पूछें ना फिटनेस दिया, वो टैंकर लसबेला का था, अफगानिस्तान का था, कहाँ का था, कैसे घूम रहा है यहाँ पे। देखें वो लोग हैं जो ये रात को चला रहे होते हैं या दिन भर 18 घंटे चलाते हैं, वो नशा करते हैं। नशा करने के बाद उसको बस एक ही चीज़ नज़र आती है, मुझे सीधा जाना है, बस मुझे टैंकर चलाना है, उसको कुछ नहीं पता है मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, तो ये जो ड्राइवर बैठा होता है, ये इसके बारे में बाकी भी तो पता होता है ना, जो इंस्पेक्शन टीम होती है, लोगों को नहीं पता। मुझे पता है, अशरफ भाई को पता है, आवाम को पता है कि किस तरह से टैंकर चलाते हैं, लेकिन इंतजामिया को नहीं पता। ये मुट्ठी ये खुलती है, पैसा पता चल जाता है उन्हें। किसी को पकड़ा है आपने, आप मुझे बताया ना कि अगर वो बंदे जो कुचले, फैमिली कुचली, ये बच्चे को पकड़ा, वो भाग गया, टैंकर खड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ ड्राइवर कौन था, उसको मालिक कौन था, ढूंढते रहे आप। कैसे ढूंढेंगे जब यहाँ सिंध की एक्साइज डिपार्टमेंट से वो टैंकर जो है रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो टैंकर लसबेला में है, उसका डाटा लसबेला में, वो मैनुअल सिस्टम है, सिंध में आपका डिजिटल सिस्टम है। आप घूमते रहें, हम भी चीखते रहें, और वो बोलेंगे भाई लसबेला की। मेरा जो कहना है फिर से कि जितने आपके डंपर हैं, जितने आपके टैंकर हैं, आप रजिस्टर्ड करें कराची में, सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट ने नंबर प्लेट लिखी हुई हो सिंध, तब वो चलेगा। और ये गाड़ियाँ कमर्शियल हैं, कमर्शियल नंबर प्लेट की फीस अलग है, कमर्शियल नंबर प्लेट ज़्यादा होती है। हाँ ज़्यादा होती है, और उसमें उसकी नंबर प्लेट पीली होती है। जो भी जो चला मामला अजरक का, मदार कायद का, अपना उसका डेटा का, लेकिन मामला ये जब गाड़ी कमर्शियल आपकी है तो कमर्शियल गाड़ी आपको टैक्स पे नहीं कर रही है, नुकसान चल रही है कराची में, कराची को टैक्स दे रही है, कराची को कोई फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, लेकिन महकमा एक्साइज इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहा है। अभी मेरे पास गाड़ी नंबर प्लेट जो पंजाब की है, मुझे कोई ट्रैफिक का रोकता नहीं है,
पुलिस वालों को रोकता नहीं, उनको पता है हमारे पास सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, इस तरह लसपीला गाड़ी को रोकने को तैयार नहीं है। सारा कुछ यहाँ पर बात चल रही है, मुट्ठी का नहीं सिस्टम चल रहा है, सरेआम चल रहा है। मैं कसम खा के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हर इदारे में लोग सरेआम रिश्वत ले रहे हैं। सेक्रेटरी से लेकर हर बंदा कह रहा है कि हम अफसर कहते हो शर्म महसूस करते हैं। हाँ। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई इदारा नहीं है। महकमा इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम कुछ नहीं कर रहा है, नेब कुछ नहीं कर रहा है, वजीरल्लाह इंक्वायरी इंस्पेक्शन अमल दरामद टीम कुछ नहीं कर रहा है, महकमा अमल दरामद कुछ नहीं कर रहा है। हमारे पास ऐसे महकमे हैं जो नाम महकमे नाम भाई के, जो लेकिन करते हमारे कुछ नहीं, महकमे सिर्फ हैं, सिस्टम जो चल रहा है। अगर सिर्फ यही एक्टिव होके काम कर लेना तो बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाएं। हम अपने प्लेटफॉर्म से बहुत दफ़ा अशरफ भाई ये बात कर चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट को मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा कहा है कि भाई ये जो आप एक तो नंबर प्लेट का जो इशू है ना, खुदारा इससे बाहर निकलिए और कम से कम ये जो डंपर माफिया है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए। इससे पहले भी जब शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी मैंने अपने शो से बैठ के यही कहा था कि सर प्लीज़ इस मामले को देखें, इस मामले को टेकअप करें, इसमें जाने जा रही हैं, थोड़ा सा ज़रा फोकस करें। आप अगर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे और मिलजुल के काम करेंगे और आपस की सियासत छोड़ देंगे ना तो कम से कम अवाम की जानें बच जाएंगी। ये मासूम बच्चों का मामला है, ये बुजुर्गों का मामला है, ये खवातीन का मामला है, ये फैमिलीज का मामला है। मैं हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से बैठ के जरूर शर्जील इनाम मेमन साहब को ये कहती हूँ, जरूर मैं सिंध गवर्नमेंट को ये कहती हूँ कि प्लीज इस पे नजरसानी करें, प्लीज आप इस मामले को टेकअप करें। जिस तरीके से आप टेकअप कर सकते हैं उस तरीके से टेकअप करें, रूल बनाएं, SOP बनाएं, CCTV फुटेज आप एक्टिव करें। सड़कों पे जो अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स कोई खड़ी कर सकते हैं, पुलिस की नफरी खड़ी कर सकते हैं, वो खड़ी करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ाएं, कम से कम जिस तरीके से IG ट्रैफिक आए थे हमारे शो के ऊपर भी बात करके गए थे और उन्होंने, याद है आपको, जुलाई की ही गेव अस डेडलाइन कि जी जुलाई में जो है इस तरह का निज़ाम आ जाएगा कि आप देखेंगे कि ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये भी कम हो जाएंगे और जो ट्रैफिक का जो जैम होना है ये भी कम हो जाएगा। लेकिन कहीं कुछ नज़र आ रहा है आपको ऐसा होता हुआ? सबा देखें, CCTV जैसे बोल रहे थे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट 12,000 कैमरे, अब मैं तो वेट कर रहा हूँ 12,000 कैमरे, भाई 12,000 कैमरे लग जाएंगे, हाँ। सब कुछ सही हो जाएगा, स्ट्रीट क्राइम सही हो जाएगा, आपकी ट्रैफिक की जो एक्सीडेंट वो ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे CCTV से। भाई ये खुदारा जो सिस्टम है ना, जो यहाँ पे जो ये लोग हैं माफिया, सिंपल बोलूँगा, वाटर टैंकर माफिया इस शहर में, डंपर माफिया इस शहर में, और जो लोग इस तरीके से, अब आप पूरा गूगल करें ना, आप किस शहर में दुनिया के आप देख रहे हैं कि ऐसे हादसा हो रहे हैं, बच्चे को कुचल रहे हैं, फैमिली को कुचल रहे हैं, वो कुचल रहे हैं, मतलब कौन है ये लोग? कहीं देखें एक हादसा होता है, चले कोई एक हादसा हो गया, समझ में आता है, ये हादसा तो नहीं है ना, कातिल हैं भाई, वो खुलेआम दंदनाते फिर। आप बदमाशी देखें ना TV पे, उनके जो सोशल मीडिया पे उनकी धमकियां हैं, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल, कोई डर ही नहीं है उनको, कोई डर नहीं है, ना हुकूमत का डर है ना कुछ है। मेन ये है कि वो कह रहे हैं हम पैसे देते, किस बात के पैसे फिर दे? एहतजाज की भी धमकी सामने आ जाती है, फिर दीगर मसाइल भी सामने आ जाते हैं, फिर एहतजाज और करें ना, एहतजाज करें। और मुझे तो ये बताएं ना कि आपको, फिर मैं सवाल करता हूँ कि एक डंपर था शरा फैसल पे, ट्रैफिक पुलिस वाली की गाड़ी जो हूटर लगी हुई, मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ कि उसको जाके मैं खड़े होकर यूँ टच मार दूं, मारता हुआ गया है। और वो चला गया, उसकी गाड़ी नई करोला जो यारिस मिली हुई है शरा फैसल पे, आपने देखा होगा, उसको मारते हमने फुटेज चलाई थी। आप यकीन करें कितना प्रेशर आया, मैं क्या बोलूँ, कह रहे नहीं देखें ये वो हमारी ये है वो, मतलब इज्जत उनको याद आ रही थी। वो डंपर वाला मार के चला गया, वो बुलाने हाथ पांव जोड़ने, भाई आप गिरफ्तारी दे दें, वो भाई नंबर देखें उन्होंने। अच्छा, ये आप देखें लाहौर में ये सिचुएशन नहीं है, बाकी सिटीज में ऐसी सिचुएशन नहीं है। क्यों? ये वही ना, अगर आप फिर अगर कंपैरिजन करो तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि जी कंपैरिजन क्यों किया। अगर आप किसी भी सिटी का कंपैरिजन कर लेना शहर कायद से, तो फिर उसमें सबसे पहली बात जो ये रीजन देते ना, बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई फिर ज्यादा सॉल्यूशंस भी तो रखें आप। इस्लामाबाद में नॉट अलाउड लिखा हुआ है, ये बैठे में पूछे ना, नॉट अलाउड। वो सर्विस रोड बेहतर रोड है, ठीक है, सर्विस रोड है वहाँ आपके हैवी ट्रैफिक। सर्विस रोड से मुझे याद आया कि जो ट्रॉलर सर्विस रोड पे चलते हैं वो घरों की दीवारों के अंदर अभी रिसेंटली घुस गया था वो। यस, हमने वो जो खबर की थी, उसने घर की दीवार तोड़ के उसके अंदर घुस गया था वो। मैं अपनी उम्र में सुन रहा हूँ K4 सेफ सिटी, सर्कुलर रेलवे। वो मैं जब 2003 में कराची आया था अखबारों के दौर में, तब सुन रहा हूँ, लेकिन नहीं सर्कुलर रेलवे का निज़ाम बहाल हो सका, नहीं K4 बहाल हो सका, नहीं सेफ सिटी मनसूबा। हर इदारे को बनाने के लिए टास्क दिया जाता है, सही,
हर इधर को बनाने का टास्क दिया गया। अशरफ खान और ब्यूरो चीफ ने इनको टास्क दिया गया, भाई आपको ये चीज़ें बेहतर करनी है। अगर बेहतर किस तरह करेंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी जो जिम्मेदारी पूरी करूंगा। इस तरह K4 मनसूबे के लिए जो PD मुकर्रर किया गया उसकी जिम्मेदारी है। सर्कुलर रेलवे के लिए PD मुकर्रर किया गया उसकी जिम्मेदारी है। कितने सालों से PD बैठे, सालों के साल गुजर गए, हर ओहदे के लिए तैनाती के लिए ऑफिशियली सरकारी कानून मौजूद है, सिविल सर्वेंट एक्ट मौजूद है, उसके तहत हर किसी शख्स को जिम्मेदारी दी जाती है 3 साल के लिए। क्या कहते हैं, आसिफ एजाज शेख साहब है जो सेफ सिटी मनसूबे के मोतबर आला, कई सालों से तैनात है, पुलिस का अफसर है, लेकिन काम कुछ नहीं है। सेफ सिटी कहाँ है? 2 गाड़ियां घूम रही है शहर के अंदर, डंपर जाते हैं, घूमते रहते हैं, लोग मर रहे हैं। सेफ सिटी बन रहा, आते हैं, इजलास होता है, सीएम साहब सदारत में ब्रीफिंग देते, नक्शा बनाओ शेफ। भाई आप कोई भी इशू इस शहर का देख लेना, वो आपको ऐसे ही पेंडिंग में मिलेगा। K4 क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए भाई जब से मैंने न्यूज ज्वाइन की है K4 में सुन रही हूँ, ये मसला हल नहीं हो रहा। मतलब आप यकीन करें, इतनी कहानियां आती है पता नहीं क्या क्या, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाती। फिर डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाद फिर कोई नया इशू जो है ना वो सामने आ जाता है। मैटर रिजॉल्व करने की जरूरत है। ये मामला है मासूम जानों का, ये मामला है बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, फैमिलीज का। प्लीज़ इस मामले को टेकअप करके इस मसले को सॉल्व करें। ये जो हैवी ट्रैफिक दनदनाते हुए घूमते हैं, इनका कोई ना कोई कानून बनाए, कोई ना कोई SOP ज़रूर बनाए। शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक। तो बात हो रही है डंपर माफिया के हवाले से, बात हो रही है कि किस तरीके से इस माफिया को जो है वो कंट्रोल किया जाए। अशरफ भाई, कोई है लाहे अमल, कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई इस तरह की मुनासिब तदबीर है कि ये मसला सॉल्व हो जाए? नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखें, ये जो टारगेट करें, हम प्लान करें कि इस इशू का क्या हल है। वो यही हल है कि जितने भी ये डंपर्स हैं, जितने भी वाटर टैंकर हैं, उन सब को एक ऑर्डर जारी करें कि तमाम जो हैं आप कराची में चलते हैं तो नाउ यू हैव टू रजिस्टर इन सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट। जब एक्साइज डिपार्टमेंट में मालिक आ जाएगा, उसकी तमाम डाटा आ जाएगा, उसकी सारी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, फिर उसका जो ऑनलाइन सिस्टम है एक बनाए कि जो ड्राइवर चला रहे, जैसे है ना आपका वाटर सीवरेज बोर्ड का एक ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे टैंकर सारे रजिस्टर्ड है, उनका ट्रैकर है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो उसी तरीके से बन जाएगा कौन चला रहा है, ड्राइवर कौन है, ड्राइवर का भी लाइसेंस के साथ रखें। हमें तो पता ही नहीं है ना यहाँ पे कहाँ से आके चला रहा है, भाग गया, अब ढूंढे आप। ये जो टैंकर वाले ने मारा इस बच्चे को, वो छोड़ के भाग गया, अब कौन था हमें तो नहीं पता है ना। इस शहर में जितने भी डंपर टैंकर चल रहे हैं, आप देखें कराची के नहीं है ना, यहाँ के कहाँ के हैं, आप जाके चेक करें, क्योंकि कंसर्न जो सिक्योरिटी इदारे भी वो देखते हैं कि आपके अगवानी घूम रहे हैं। ठीक है, वो इतना बड़ा कंसर्न है कि उनको कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि देखें, एक अगर इंसान होता, मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि अगर कोई देखेगा, खुदा ना खास्ता मुझसे अगर लग गई ना गाड़ी, मैं सो नहीं पाऊंगा, कोई इंसान हूँ मैं। और ये लोग ऐसे हैं क्योंकि नशे में होते हैं, इनको पता ही नहीं है रोन देने। मतलब आप एक बच्चे को यार आपने रोन दिया, आप भाग गए, आके बदमाशी करते हो आप लोग। इन सब की FIR कटनी चाहिए। जो इनके ओहदेदार या लीडर बनते हैं उनकी FIR कटनी चाहिए। जब ये बंद होंगे ना, ये देखिए सोशल मीडिया में बताऊं इस वक्त इतना स्ट्रांग है, हम क्या बोलें कि बहुत सारी चीज़ें हम TV पे नहीं देख। लोग ये बोल रहे हैं कि जो इस महकमे के ऑलरेडी जो लोग हैं ना, उनके दफातर में घुस के मारो। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, क्योंकि कब तक लाशें, कहने कब तक लाशें उठाएंगे। इस शहर को सेव कर दो, इस शहर को सेव कर दो खुदा के वास्ते। मतलब कहाँ हम हफ्ते में आप बताएं 5 दिन हम चलाते हैं कि रोन दिया, डंपर ने रोन दिया, पानी के टैंकर ने रोन दिया। आप कौन हो भाई? आपको लाइसेंस चुकिल दिया हुआ है, मतलब आप किसी को भी रोन दोगे। बच्चे को मारा है, देखें, तो एज अ सिटी 21 के ब्यूरो चीफ, मैं तो जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा। पूरी टीम मैं लगा दूंगा, कहीं भी जाना होगा, इनके वाटर टैंकर इनको सामने लाऊंगा, डंपर माफिया को लेकर आऊंगा। वो बंदा चाहिए। 7 साल के बच्चे को आपने रोन दिया है, कौन हो आप लोग? मतलब इस शहर में और ये इदारे, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, फिर खान साहब वो उसने हादसा कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या कानून ऐसा मौजूद है कि वो मामला चला गया कोर्ट में, अदालत सगोरी हमारी जो है फौरी तो संबंध मंजूर कर देगी, बाज़त बरी कर देगी। हादसा हो गया है, इत्तेफाकी हादसा है। हमारे पास ड्राइवर को बाज़त बरी किया जाता है, भाई इत्तेफाकी हादसा हो गया। खान साहब, मैं भी शहर में तो आप भी शहर रहते हैं, सब आप भी शहर रहती है, लेकिन मामला ये है, मैं कहता हूँ K4 का मनसूबा हल हो जाए,
कराची में पानी आ जाए और संदूक मत दूसरे मनसूबे शुरू कर दे, कराची में पानी आ जाए ताकि टैंकर बंद हो जाए। लेकिन टैंकर माफिया के पीछे कौन है? वो खुदा की मखलूक है। अच्छा, उसके बाद में सेफ सिटी मनसूबा मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद में कराची में इस तरह के हादसा होना बंद हो जाएंगे। उसके बाद में ट्रैफिक कानून को सख्त किया जाए, इनको अपने से मिलाया जाए, उसके बाद में इस तरह के हादसा बंद हो जाएंगे। लेकिन ये कौन करेगा? ये हमारे इदारे करेंगे। पहले किसी से मैंने सुनते थे, कोई मामला हाईलाइट होता था तो कोर्ट ने उस मामले का जो है सो मोटो नोटिस लेती थी, लेकिन उसके अभी नई तरामीम आई, उसके बाद उनको महदूद कर दिया गया है। हमारे इदारों को महदूद किसी ने किया? रियासत ने किया। हमारे इदारे क्यों महदूद हो गए? इदारे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब कुछ मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे इदारों के पास मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं। कहते हैं सरकारी, नीम सरकारी, जिली, नीम जिली, इस तरह के इदारे मौजूद हैं, लेकिन काम करने को बार बार कोई तैयार है ही नहीं। अभी हादसा पेश आया, हमारे पास देखो ट्रैफिक पुलिस भी है, ऑपरेशन पुलिस भी है, इसके साथ साथ सिटी पुलिस भी है जो मेयर कराची की मदद है। उसके बाद हमारे पास यूसी यूनियन कमेटीज के चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, टाउन कमेटीज के चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, मेयर कराची है तो डिप्टी मेयर भी है। लेकिन जब हुकूमतें मुंतकिल हो चुकी, हम बार बार कहते हैं ये शर्जील मेम ने कर दिया, ये मुकेश कुमार चावला ने कर दिया, ये मुराद अली शाह ने कर दिया। भाई हमारे जो मुकामी मुंतखब नुमाइंदगान वो कहाँ हैं? जो यहाँ पर हादसा पेश आया, यहाँ का जो यूसी का चेयरमैन था या टाउन कमेटी का चेयरमैन क्यों नहीं गया वहाँ पर? उसकी जिम्मेदारी अवाम उसको मुंतखब करके भेजा है। वहाँ का काउंसलर जो वार्ड का है वो क्यों नहीं गया? वो क्यों नहीं चीख रहा है? हम जहाँ टीवी स्टूडियो में चीख रहे हैं, बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चा हादसे का शिकार हो गया, हम तो चीख रहे हैं, लेकिन वहाँ का काउंसलर कहाँ है? हमारे कराची के शहर ये नहीं समझते कि भाई हमारा जो काउंसलर जिसको मुंतखब किया वो कहाँ है? जो यूसी का चेयरमैन है वो कहाँ है? यूसी का वाइस चेयरमैन है वो कहाँ है? वार्ड का जो काउंसलर है वो कहाँ है? टाउन चेयरमैन है वो कहाँ है? टाउन वाइस चेयरमैन वो कहाँ है? मेयर कराची कहाँ है? डिप्टी मेयर कराची कहाँ है? और हमारी सिटी पुलिस जो वो कहाँ है? ऑपरेशन पुलिस कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? पूरे शहर में घूम के आ रहे, कहीं आपको पुलिस नजर नहीं आएगी, सिर्फ वट पकड़ने सिस्टम बस होगी। लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो इदारे बने हुए हैं या हमारे पास जो मुंतखब हुकूमतें हैं मुकामी, वो इस पर क्यों नहीं काम करती है? भाई चेयरमैन को हमने मुंतखब कर दिया, चेयरमैन क्या कर रहा है? वाइस चेयरमैन क्या कर रहा है? काउंसलर क्या कर रहा है? मेयर कराची क्या कर रहा है? डिप्टी मेयर क्या कर रहा है? भाई हमने शोएब मुख्तार को भेज दिया वहां पर, मेयर कराची से एजलाइव करके, भाई मेयर कराची, ये कराची का किंग हो, कराची के सरबराह मेयर कराची है, डिप्टी मेयर कराची है, वो कराची को क्यों नहीं ऑन करते हैं? भाई जो हादसा पेश होते हैं ये केएमसी की हुदूद में हो रहे हैं। केएमसी की हुदूद जो है क्या कहते हैं 40% है, सही। बाकी कराची जो 60% देहात पर मुश्तमिल है, वहाँ तो हादसा नहीं हो रहे हैं। सिर्फ केएमसी के अंदर क्यों हो रहे हैं? बाकी जो टाउन कमेटी के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन, मैं कहता हूँ हमारे पास जो इदारे हैं या हमारे जो दीगर मुंतखब नुमाइंदगान है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। क्या जो यहाँ पर ये बच्चा हादसे का शिकार हो, यहाँ पर जो मुंतखब एमपी वो कहाँ गया? यहाँ का एमएनए कहाँ गया? सही। तो हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो क्यों नहीं? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शायान ने हमें ज्वाइन किया है, तो शायान से जो है वो सूरत हाल जानेंगे कि अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और क्या वहाँ पर मामलात हैं, क्योंकि सिटी 21 जो है वो आपको लम्हा बलम्हा ये खबर देता है कि कहाँ पर शहर में क्या कुछ हो रहा है। और यकीन करें कि जब शहरी परेशान हो जाते हैं तो फिर वो क्या करें, और इसी तरह के हालात और वाक़यात जब होंगे तो फिर इंसान कहाँ जाए, किससे फरियाद करे, क्योंकि ये जो डंपर माफिया हैं ये तो अब बेलगाम होते जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए हमारी टीम अभी पहुंची है, औरंगी टाउन है, ये 11:30 का सेक्टर, आप जाके हालत देखें सबा, मतलब मैं नहीं बोल पा रहा हूँ मेरे, मतलब वहाँ पे वो टैंकर मतलब उड़ा रहा है, मतलब कोई रेसिंग हो रही है, मतलब आप सोचिए। चलिए शायान ने हमें ज्वाइन किया है। जी शायान, अपडेट कीजिए। शायान आपको जी देखें, इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ जी बिल्कुल इसी वक्त मैं जो है मौजूद हूँ औरंगी टाउन 11.5 नंबर पे। अरसलान जो कि 4 साल बच्चा है, गुज़िश्ता रोज़ जो है पानी के टैंकर की जद में आकर जो है वो जाबाक हो गया। इस वक्त जो है अरसलान के घर में जो है सिर्फ मातम बिछे हुए और यहाँ पर जो है इनकी वालदा का भी बुरा हाल है, इनके वालिद का भी बुरा हाल है, जबकि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस इनके साथ ताउन नहीं कर रही। इकबाल मार्केट थाना है और उनकी जानिब से FIR दर्ज नहीं करवाई जा रही है और जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। कैसे फरार हो जाता है इलाके से, इस पर जो इनकी जानिब से काफ़ी गम और गुस्सा किया जा रहा है। इस वक्त अगर मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे बात करूँ, जो कि ये एल मौला भी है और इनके बताया जा रहा है कि नानी भी यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे पेश आए? उसको लाओ सामने, टैंकर वाला को सामने लाओ, हम कुछ नहीं चाहते, टैंकर वाला को सामने लाओ, टैंकर वाला के सामने लाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर जाऊँ, सबा इनकी वालदा से बात करूँ, क्योंकि वालदा का काफ़ी बुरा हाल है और ये जो है ना गुज़िश्ता रात जो अरसलान को याद कर रही हैं। क्या कहेंगी अरसलान के साथ किस तरह ये वाक़या पेश है? आप कहाँ थी उस टाइम? काम करती हूँ, मासी का काम करती हूँ, मजबूरी में अपने बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, कोई नहीं है मेरा करने वाला, मैं अकेले अपने बच्चे को पालती हूँ।
छोड़ कर गई हुई थी, बाहर खड़े होके सेब खा रहा था, टैंकर में 3 बंदे थे, वो मार कर चले गया मेरे बेटे को, इतने बुरे तरीके से मारा है। मैं जब आई तो मेरा बेटा मेरे से बात भी नहीं करा, मुझे बोला भी नहीं कि मम्मा मेरी आ गई, वरना रोज लिपटता था, मम्मा मम्मा करता था। मुझे इंसाफ चाहिए, उस टैंकर वाले का भी बहुत बुरा हाल करे, ताकि उसे आज या किसी और के बच्चे को ऐसा नहीं करे। क्या कह रहे हैं, FIR कर रहे हैं अभी थाने वाले? करना है, FIR कटवाए। शायन से पूछेंगे पुलिस का अफसर इनके पास घर पहुंचा, जी कोई शायान, यहाँ पर कोई आया मुतालिका हुकाम में से इनके घर कोई पे? मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा? जी देखें, अभी तक मुतलका जो काम है उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ भी नहीं आया, उनकी जानिब से यहाँ पर कोई आया भी नहीं, जबकि पुलिस ने जो है टैंकर को अपने जो है हवाले कर लिया गया और इस वक्त थाने में मुंतकिल कर दिया। जबकि इसके साथ बताया जा रहा है कि जो टैंकर का ड्राइवर था वो फरार हो गया है और इस वक्त घर पर जो है सिफ़े मातम बिछा हुआ है और उनकी वालदा की बार बार तबीयत ख़राब हो रही है, बार बार जो वो बेहोशी की हालत में जा रही है। जबकि इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि इनके वालिद का भी काफ़ी बुरा हाल है और कहा जा रहा है कि उनसे भी बात भी नहीं की जा रही है। गुज़िश्ता रात से जब ये वाक़या पेश है तब से जो है इनका बुरा हाल है और इस वक्त जो है यहाँ पर सिफ़े मातम बिछा हुआ है और ये सिर्फ अरसलान पुकार रहे हैं और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस बिल्कुल भी तावन नहीं कर रही है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की पुलिस है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इकबाल थाना लगता है और कहा जा रहा है कि पुलिस के जो है वो ना तो SHO साहब यहाँ पर आए, ना कोई और यहाँ पर आए, ना मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शायान अपडेट करने के लिए। जी मुकदमा भी अभी तक दर्ज नहीं करवाया जा रहा और माँ का रो रो के बुरा हाल है और वो कह रही है बेशरम है पुलिस वाले, इंसाफ मिलना चाहिए, बेशरम है टैंकर थाने वाले का वाले, भी उसी तरीके से वो जो है वो भाग गया। पकड़ें और उसको सजा दें। अब उसकी माँ का मैं क्या बोलूँ, सबा वो बोला है कि माँ आ गई है, वो बच्चा नहीं बोल रहा है। उसे जैसे देखा होगा इन जो ये सारी असेंबली में बैठे हैं जितने इसके वज़ीर हैं, वो ये देखें तो वो अपनी माँ का इंतज़ार है, वो बोले कि मैं आई हूँ, मैं बोल रही हूँ बेटा, वो बुलाएगा माँ आ गई। मतलब आप सोचें, वो सेब खा रहा था, वो कह रही है मैं गई भी थी काम पे, वो इंतजार कर रहा था, खड़ा वो हुआ था, अपनी सेब माँ खा को रहा था। इंतज़ार कर रहा था। वो आई है, कह रही मैं काम करती थी घर में, मैं ही कमाने वाली हूँ। और वो आई, उसको क्या पता था ये हो जाएगा, कह रही वो भाग गया। पुलिस वाले ना कुछ, टीम पहुंची हुई है, हमारी टीम पहुंच गई, पुलिस नहीं पहुंची। अब ये देखें सिटी 21 की टीम वहाँ पहुंच गई, पुलिस वाले अभी तक जो है वो और इतना बड़ा उसने सवाल उठाया कि उसके टैंकर वाले को, जो ड्राइवर है, उसको ला के दें। और हाँ मतलब क्या आप इसको बोलें, मतलब ये के अल्फाज नहीं है, वो क्या बोल रही है वो कि मेरा बच्चा नहीं बोले मेरी माँ आ गई है। हाँ। कोई दे ना जवाब। इनके तमाम मिनिस्टर जो बैठे हुए असेंबली में बैठे, इनके बच्चों के साथ किसी ने कुचल दिया, ऐसी चुप बैठे रहेंगे? एक सवाल है मेरा। खान साहब, रियासत तो अंधी गूंगी बहरी है, लेकिन कराची में टैंकर डंपर माफियाज को बंद करने के हवाले से सबसे पहले मुतालबा किया था कराची के स्टेक होल्डर MQ पाकिस्तान है, आपको याद होगा। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, जमात इस्लाम भी यहाँ स्टेक होल्डर है। मैं कहता हूँ अपोजिशन जमात बस इस हवाले से जितनी भी बात की जाए ना, अगर रियासत अंधी गूंगी बहरी है तो हमारे पास अपोजिशन जमात है, वो अली खुर्शीद साहब अपोजिशन लीडर से एंगर के साथ में रोजाना इन्हीं तमाम तर चीजों के साथ में हम गुजर रहे होते हैं। और कितनी बात करें और क्या हमारे जज्बात होते हैं, हम सिर्फ बात कर सकते हैं, हम सिर्फ गुस्सा कर सकते हैं, हम सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करना तो उन्हीं लोगों का काम है जो मुताल्लिका हुकाम है, जिनको देखना है, जिनको ये सारी चीज़ें करना है। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो हेडलाइंस ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर दीगर टॉपिक्स आपके साथ में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करते हैं हम कि जिस तरीके से एक सिचुएशन है क्लाउड बर्स्ट की, जिस तरीके से आपने KP में हालात देखे, सैलाब की सिचुएशन है, मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं लैंडस्लाइडिंग का शिकार हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से जो हमारा कल का शो था उसमें भी हमने यही बात की थी, जब आपको हमने सैलाब की सिचुएशन के हवाले से बताया था, जब हमने आपको बताया था कि क्या वहाँ पर सूरत हाल है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लोग क्यों चले जाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो इशू होता है वो जो टूर और ट्रैवल और टूर के थ्रू जो ग्रुप्स होते हैं वो जा रहे होते हैं। तो फिर मैंने ये सवाल किया था कल हमारे जो करस्पॉन्डेंट थे उनसे कि फिर वो क्यों नहीं गाइड करते लोगों को और वो क्यों इन दिनों में या इन मंथ्स में ले जाते हैं जहाँ पर ये सिचुएशन होती है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है मेराज खान हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ट्रैवल एंड टूर्स के, और अदनान दानिश हैं जो कि CEO हैं ट्रैवल विद AD, और सैयद हसन अजीम हैं जो कि CEO हैं दस्तक वार्डरोब से। तो साथ साथ
वार्डरोब की भी बात कर लेंगे कि अगर आप घूमने फिरने जाते हैं तो आपको किस तरह की वार्डरोब जो है वो लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेराज साहब से। मेराज साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, ये जो सिचुएशन अच्छा, है, एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूं, जी, जी। कंपनी का नाम जो है वो बिजनेस हब ट्रैवल एंड टूर्स है। अच्छा, बिजनेस हब ट्रैवल एंड टूर्स, ठीक है जी। तो मेराज साहब का ताल्लुक जो है वो बिजनेस हब ट्रैवल एंड टूर से। अच्छा जी, मेराज साहब ये बताएं कि ये जो सिचुएशन है, तो जो लोग कहते हैं कि अगर ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, किसी अच्छे गाइड के थ्रू जा रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्या आप लोगों के पास कोई वेदर फोरकास्ट नहीं होता, कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं होती, या उस एरिया की प्रॉपर इन्फो नहीं होती कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? हर अच्छा, तरह से जो खुद प्लान कर रहे हैं वो भी फंस रहे हैं, जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं वो भी फंस रहे हैं, जो मतलब हर सूरत हाल में लोग वहाँ पर स्टक हो रहे हैं। असल में इसमें मेरा एक छोटा सा ये है कि मैं आपको पहले बता दूं कि हाँ। जो क्लाउड ब्रस्ट है ना, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसको अच्छा। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए, जो रेनी सीजन है वो रेन वहाँ पर चलती रहती है नॉर्मली, ठीक है, उससे ये लाजमी नहीं कि लैंडस्लाइड हो। लेकिन जो अभी जैसे लास्ट टाइम आपने देखा कलाम में भी हुआ था, अभी बुनेर में आया, अभी जो कश्मीर में आया है, ये क्लाउड ब्रस्ट है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी, जिससे कि आप जो आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हुआ है, तो अचानक एक फ्लो वाटर का क्रिएट होता है। जैसे आप ये सोचें ना कि अगर कोई आपकी 200 मिलीलीटर्स बारिश इन अ डे होनी है, वो आपके आधे घंटे में पानी उतना आ जाए, तो फिर जाहिर सी बात है वो एक फ्लड क्रिएट करता है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते। सही। ये अगर नॉर्मल रेन हो तो फिर हम जाहिर सी बात है उसको प्रिकॉशनरी देखते हैं कि अगर हमें कोई टूर लेके जाना है तो हम वहाँ का वेदर चेक करते हैं पहले। अच्छा, पहले दूसरी तो चीज़ मुझे होती ये है- बताएं कि क्लाउड बर्स्ट के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन आम लोगों की नॉलेज के लिए ये बताएं कि ये क्या होता है, कितना ख़तरनाक होता है, इसकी कितनी इंटेंसिटी होती है, और अगर ये हो तो सिचुएशन क्या हो जाती है उस टाइम? Can't say anything in this अच्छा, regards हाँ। because क्योंकि आपको नहीं पता पानी कितना आ रहा है वहाँ से। राइट। अगर नॉर्मल रेन हो तो फिर आप ये देखते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कम हो रही है। रिसेंटली कश्मीर की बात करते हैं, हाँ। तो कश्मीर में ये हुआ कि मैं अपने ही एक रिसेंटली मेरा टूर वहाँ पर मौजूद था, अच्छा। बिकॉज मैंने उसको फेस भी किया उस हालात Oh को। God। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली ख्वाजा साहब और रियाज साहब, जिनका आइबेक्स कॉटेजेस उसको बड़ा डैमेज हुआ है वो, लेकिन अच्छा। दे आर सो मच कोऑपरेटिव। मेरे क्लाइंट गए थे, उनको चेक इन करवाया, नॉर्मल बारिश हो रही थी मॉडरेट किस्म की, जी जी। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जिसकी वजह से वाटर का लेवल अचानक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सही। उसकी वजह से फ़ौरन हमने एक्सकेवेट किया पूरा गेस्ट हाउस और उनको फिर हमने शिफ्ट किया। फिर हमारी एक टीम लगती है जो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एक हेल्प प्रोवाइड की, हाँ। पूरा स्टाफ उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हमने अपने क्लाइंट को एक सेफ साइड मूव कर दिया। हाँ। उसके बाद फिर हालात, क्योंकि ताकि बात है एक रेला आया है वो निकल गया, हालात सिचुएशन विल बी नॉर्मल, देन हमने क्लाइंट को वहाँ से निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी वेरी मच सेफ। उनका तो नुकसान हुआ, लेकिन उनकी टीम ने बहुत ही कुछ ज़्यादा अच्छा सपोर्ट किया। अली ख्वाजा साहब और रियाज साहब ने, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर देम। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये करते हैं कि अपनी टीम को हम फ़ौरन अलर्ट करते हैं और वहाँ से सिचुएशन देखते हुए हम उनको प्रॉपर जगह मूव करते हैं। अब जो लोग जाते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, वो तो बिल्कुल ही ऐसे खड़े हुए ना। जैसे कश्मीर का वाकया ले लें, जी। जो मरी का सॉरी लास्ट टाइम हुआ था, जी, जी, जी। मरी में भी ये हुआ था कि लोगों को बताया गया था और टीवी के अंदर कि इतनी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है, तो आप उसी लिहाज से जब आप जाते हैं तो आप हीटर ऑन नहीं करते, क्योंकि हीटर जो सफोकेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से आप जाहिर सी बात है एक जी उससे भी प्रॉब्लम होती है। कहते हैं कि अगर आप तो हीटर आपने जब बहुत देर तक गाड़ी में ना चलाएं बैठ के, हीटर चला के, जाहिर सी बात है वो एक गुनूदगी का टाइम आया, हाँ। काफ़ी सारी अमवातें हुई जी जी इस मौके तरह पर। से, हाँ। तो हम जो टूर ऑपरेटर होते हैं वो फिर अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास पता होता है कि अगर अल्लाह ना करे ये मसले मसाइल हुए तो हमें इन लोगों को कहाँ मूव करना है। फिर हम लोग जाहिर सी बात है वहाँ के जो रिहायशी हैं, लोकल्स हैं, हाँ। जैसे कश्मीर में हमारे लोकल्स थे, हाँ। उन्होंने सपोर्ट किया, हमने घरों में मूव कर दिया। अब जिनको पता ही नहीं है, हाँ। वो कहाँ मूव करेंगे? कहाँ मूव करेंगे? राइट। हमें तो ऊपर का पता है कि इस पहाड़ पे हम भेज कर उनके लिए फूड भी अरेंज कर लेंगे। हाँ। क्योंकि हम एक दफ़ा 2 साल पहले एक दफ़ा हमारी गाड़ी फंसी थी मेरी पीर चनासी पे। अचानक बहुत ज़्यादा स्नो गई, मेरी 3 गाड़ियाँ फंसी थी, एक कोस्टर थी, एक हाईएस्ट थी। हाँ। तो क्या हुआ, अगले दिन फ्लाइट थी उनकी, ओके। तो हमने फिर वहाँ के डीसी से बात करी, हाँ। हमारा एक 2 होटलों ने बड़ी सपोर्ट करी, हमने वहाँ से लड़कों को निकाला रात में अच्छा, जाकर, सही। और फिर उनको होटल में लाके खाना वाना खिला के, और फिर सुबह जब मशीनरी पहुंची तो हमारी कोस्टर रिलीज हुई है। लेकिन हमने
ऑन टाइम तमाम के तमाम लोगों को वहाँ से एक्सकेवेट कर सेफ मुकाम पर पहुँचा दिया था। तो ये एफर्ट होती है जो आपको गाइड करते हैं, जो टूर हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो माशाल्लाह बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। मैं तो इसके लिहाज से बड़ा अच्छा है कि जो ट्रैवल एडवाइजरी है ना, वो आप लाजमी, जैसे कि मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, लोग सामान बहुत कैरी करते हैं। आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, 4 बैग लेके जा रहे हैं, अगर अल्लाह न करे कोई सिचुएशन होती है आप 4 बैग संभालेंगे तो ट्रैवल ज़रूर करें, सामान उतना ही रखें जितना यूज़ में हो, जितना यूज नॉट ब्रिंग द एक्सेसेस। अच्छा, ये चलिए अभी मजीद भी इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। अदनान दानिश भी हमारे साथ हैं। आप ग्रुप टूर करवाते हैं, लोगों को ग्रुप में लेके जाते हैं, तो क्या बेस्ट डेज होते हैं, किस तरीके से टूर करवाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए? क्योंकि सबसे जो पहली चीज़ है ना वो सेफ्टी। जी, ग्रुप में ये होता है कि सबसे पहले आप वेदर भी चेक कर लें। हाँ। और जो बेस्ट डेज हैं इसके वो अगस्त सितंबर बहुत अच्छा है। और वेदर भी आप पहले ले लें, अगर ज़्यादा बारिश अगर हो रही हैं तो आप थोड़ा सा स्टे कर लें, बेहतर रहेगा, रुक जाएं थोड़ा सा। क्योंकि जैसे भाई ने बताया भी कि बारिश तो एक नॉर्मल होती है लेकिन क्लाउड बर्स्ट का कुछ पता नहीं होता है। और फिर इसके साथ साथ जब बारिशें जब हो रही होती हैं तो फिर रोड पर लैंड स्लाइडिंग भी शुरू हो जाती है, फिर वो पहाड़ों से पत्थर गिर रहे होते हैं, उसमें फिर जब गाड़ियाँ बंद होती हैं तो फिर 6 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं उसको खुलने में। राइट। तो ये बहुत मसले प्रॉब्लम होते हैं और ये प्रॉब्लम्स हमने सेफ हमने किए हुए हैं फेस। बेस्ट मंथ कौन से होते हैं अगर आपने जाना है घूमने फिरने के लिए और टूरिज्म? सितंबर बेस्ट है। सितंबर बेस्ट। फर्स्ट वीक सेकंड वीक उसमें थोड़ी सी बारिशें कम आती हैं और वेदर भी अच्छा होता है। सही। ग्रीनरी भी ज़्यादा होती है। अगर इससे थोड़ा आगे आप चली आएंगी हाँ। तो फिर वो पतझड़ शुरू हो जाती है, खिज़ा मौसम आ जाता है। अच्छा। तो वो फिर पत्ते सूख जाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो फिर आगे जाते तो और फिर वो ड्राई वेदर भी हो जाता है। शुरू होता है वो फिर डेफिनेटली फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है और दीगर चीज़ें भी होती हैं, तो वहाँ पर पॉलेंस भी होते हैं, तो उस वजह से लेकिन ड्राई वेदर में अगर खिज़ा में आपको जाना है तो फिर हुंजा बेस्ट है, क्योंकि वो पूरा आप अगर नवंबर में जाए ना हुंजा, तो पूरा हुंजा आपको ऑरेंज दिख रहा होगा। अच्छा। सारे पत्ते पे ऑरेंज हो जाते हैं। ओके। तो मैं लास्ट ईयर ही मेरे साथ भी 4 फॉरनर आए हुए थे, वो देख के बड़े हैरान हुए, कहा कि आंखों अलग ही वो है, हम तो सोचे थे ग्रीन हो रहा होगा। सही। लेकिन नवंबर में था, हुंजा में उनको ले गया था चाइना बॉर्डर तक, तो सही सब चीज़ें यहाँ पे ऑरेंज। अच्छा, जब आप लेके जाते हैं टूर पे और सडन कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जस्ट लाइक लैंड स्लाइडिंग हो गई या कोई और इशू हो गया, मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या बहुत ज़्यादा, तो ये खबर रिपोर्ट कर रहे होते कि जी सयाह गए हैं तो कोई फ्लड की सिचुएशन है या फिर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, तो उस वक्त आप किस तरीके से फिर अपना टूर मैनेज करते हैं? उस टाइम वही होता है कि जहाँ पर अगर हम खुदा से कहीं फंसते हैं, अगर हम रोड पे या कहीं अगर सैलाब आ गया, हाँ। तो अगर हम लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो हम वहाँ स्टे कर लेते हैं जब तक वो चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, या तो फिर वो जो वहाँ के लोकल्स जो होते हैं वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, रहाइश भी दे देते हैं, खाने पीने भी दे देते हैं। सही। और ये कि जब तक यानी क्लियर नहीं होता, पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है, यानी कि वो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है, वो आपकी जिम्मेदारी होती है, आप लोग उस हिसाब से जो है वो टेकअप कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब आपने बता दिया कि बेस्ट मंथ ये है कि सितंबर या फिर आप अक्टूबर या नवंबर में जा सकते हैं। लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ट्रैवल करते वक्त, विज़िट पे जाते वक्त? सामान क्या रखना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि सामान बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक अच्छा कहना चाहिए कि टूर, एक अच्छा ट्रैवल कम पैसों में कैसे मुमकिन है? कम पैसों में दें, इससे पहले भी मैं शो कर चुका हूँ कि लोएस्ट बजट में आप कैसे टूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और कम पैसे में ये कि ग्रुप टूर में ही सबसे इकोनॉमिकल पड़ता है आपको, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करें सामान की, सामान जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, आप एक बैग ले लें, बहुत है, थोड़ा बहुत कपड़ा आप ले लें। लेकिन मैंने लोगों को प्रेफर करते हैं आप लोगों को ज़्यादा कि अगर आपने जाना है टूर पे, छुट्टियों पे जाना है, गर्मियों की छुट्टियों पे घूमने फिरने जाना है, जून जुलाई में जाना है या अगस्त में जाना है, तो कहाँ जाए, स्पेशली कराची हाइट्स? वैसे तो हमारा पूरा पाकिस्तान ही बहुत खूबसूरत है, हाँ, लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को? ज़्यादा कश्मीर में ज़्यादा करता हूँ। कश्मीर ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, उसकी वजह? खूबसूरती बहुत है। खूबसूरती बहुत है, कहते हैं और इजी टूर भी है। टूर या तो मुश्किल है? इजी नहीं कह सकते, थोड़ा सा लंबा सफ़र है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खूबसूरत सफ़र है। मतलब ग्रीनरी बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो के लड़ंकेल का है, ताउबट है, वो तो फिर एक जन्नत का टुकड़ा है, वो आप कह लें कि आप वहाँ जाके हम दुनिया भूल जाते हैं कि जन्नत में आ गए। जन्नत में आ गए, सही। और बाकी जो ये एरियाज़ हैं, नारान है, कागान है, ये भी बहुत खूबसूरत हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ का सफ़र थोड़ा आसान है,
क्योंकि यहाँ पे रोड्स बने और हुए जो हैं। लोग मिनी मर्ग की तरफ जाना चाहते हैं या वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो रास्ते difficult है, थोड़े वो, जी, डिफिकल्ट बिल्कुल। हैं। कितने दिन लग जाते हैं वहाँ पे? तकरीबन वहाँ पे 1 से 1.5 दिन लग जाता है। 1 से 1.5 दिन लग जाते हैं। सही। मतलब कराची से अगर आप इस्लामाबाद से इस्लामाबाद से आप जा रहे हैं, पहले आप कराची से इस्लामाबाद इस्लामाबाद जाएंगे, जाएंगे, फिर इस्लामाबाद से फिर गाड़ी इस्लामाबाद लेके, से आप फिर जाएंगे। सही। चलिए जी, हमारे साथ जो है वो मेराज साहब भी मौजूद है। मेराज भाई ये बताइएगा कि अच्छा टूर, मैंने ये सवाल इनसे भी किया, आपसे भी पूछ लूँ ज़रा, लोगों को भी पता चल जाए ना कि भाई अगर थोड़ा कम बजट है तो किस तरीके से हम ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा टूर कम बजट में कैसे मुमकिन है जिसमें आप मेजर जो है वो तफरी की जगहें भी देख और दिल भर के घूम फिर भी लें? देखिए, कम बजट में ये होता है कि बाज़ औक़ात प्रेफरेंस देखी जाती है। अच्छा। आप ज़्यादा घूमने वाले हैं या नहीं हैं। हाँ। लेट सपोज मैं अगर अपनी बात करूँ, माई सेल्फ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं एक वैली जाऊँ तो उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करूँ, समथिंग लाइक अगर एक इसी को एक्सप्लोर करूँ, एक जगह जाऊँ फिर इसको एटलीस्ट मैं ये ना हो कि मैं जाऊँ, हाँ। अगले दिन सामान उठाऊँ, फिर अगले दिन जाऊँ, फिर सामान उठाऊँ, हाँ, फिर कहीं और जाऊँ, फिर कहीं और जाऊँ। तो इट वुड बी बेस्ट फॉर मी दैट कि आई एम गोइंग समवेयर इन अ वैली एंड स्टे एटलीस्ट 2 nights ओवर देयर, हाँ। ताकि वहाँ जाके मैं अपनी वैली को सुबह उठूँ दरिया किनारे या कहीं भी अच्छी हाँ, वैली में चाय हाँ, पीऊँ, हाँ। देन मैं थोड़ा सा हैंग आउट करूँ, देन स्टे करूँ। सही। अच्छा, कम कॉस्ट में ये होता है कि देखें, आप होटल्स जो हैं वो आप बड़े देख के चॉइस करते हैं कि आइदर यू वांट टू गो टू द हायर साइड और आइदर मीडियम, बट इट शुड बी ऑन एनी सिनेमैटिक व्यू। आप सही। कहीं अच्छी लोकेशन के ऊपर होटल हो सही। और कॉस्ट भी नॉर्मल हो, सही। तो इसलिए आस्ते। लेकिन देखें, चीप हो, अगर चीप की तरफ आप जा रही हैं तो दैट्स व्हाई देयर विल बी कंप्लेंट, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। यस, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा और मुनासिब टूर करें, हाँ। तो आप मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गाड़ी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। हाँ, होता ये है कि लोग समटाइम सोचते हैं कि हम उसको ना गाड़ी थोड़ी सी हल्की रख लें, मॉडल पुराना कर लें, तो जाहिर सी बात है रास्ते में अगर वो गाड़ी जाएगी, ख़राब होगी, तो प्रॉब्लम आपके साथ ही होनी है। गाड़ी में मैं समझता हूँ कि यू एवर नेवर कॉम्प्रोमाइज इन द कार, हाँ। यू हैव टू सेलेक्ट द अप मॉडल, हाँ। ताकि आप जाएं तो टायर भी नहीं हो, गाड़ी भी नहीं हो, जाहिर सी बात है नई गाड़ी होगी तो प्रॉब्लम कम होगी। सही। तो आई वुड प्रेफर, मतलब ये भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपने गाड़ी जो है वो भी अच्छी जो है वो कैरी करनी है, ताकि आपको प्रॉब्लम जो है गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज गाड़ी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही है ट्रैवल एंड टूरिज़्म की, बात हो रही है कि फ्लड सिचुएशन के अंदर अगर आप अपने टूरिस्ट की अकॉर्डिंगली जाते हैं, उनकी गाइडलाइंस पे जाते हैं, तो फिर भी आप स्टक हो जाते हैं। लेकिन फिर वही सिचुएशन है कि जो ये कुदरती आफात होती है ना, ऑब्वियसली इनका कुछ नहीं पता होता। क्लाउड बर्स्ट जो है वो कभी भी आ सकता है। अच्छा, थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं ड्रेस से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड। हमारे साथ जो हैं वो हसन भी मौजूद हैं, जो कि हसान भी मौजूद हैं, और ये CEO हैं दस्तक वार्डरोब के। हसन, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं हसन, ये बताएं कि आजकल क्या वार्डरोब इन है, कैसी शर्ट्स इन है? हमारी जो ऑडियंस वो है वो असल में ड्रॉप शोल्डर जो आजकल चली हुई है उस चीज़ की है। हाँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक टी-शर्ट्स, बैक ड्रॉप्स। अच्छा। तो इन चीज़ को हम ज़्यादा टारगेट करते हैं। सही। जैसे आजकल आप देखें बैक प्रिंट्स वाली शर्ट्स चली हुई हैं, बिल्कुल। तो हाँ। इन चीज़ को हम ज़्यादा टारगेट करते हैं। आजकल तो फुटबॉलर्स का जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा है। लोग जी, उनके जी, नाम जी, से जी। शर्ट मांगते हैं कि हमें तो मेसी वाली शर्ट दे दें। जी, हमें हम तो मैं वो भी रोनाल्डो वाली डिज़ाइन करता शर्ट्स। हाँ, जी ये जी। तो सही। मैं कस्टमाइज़ भी बनाता हूँ और मेरे अपने ही प्रिंट्स हैं, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा टारगेट करता हूँ। हाँ। और मेरी जो ऑडियंस होती है वो 18 to 35 होती है, क्योंकि आजकल जो ये ड्रॉप शोल्डर शर्ट्स हैं ये बहुत चली हुई है मार्केट में। सही। आप ये मतलब मेंस वेयर में स्पेशली डील करते हैं? ये मेरी यूनिसेक्स है। अच्छा, दोनों में। तो जो फीमेल्स हैं उनमें क्या शर्ट्स जो हैं वो इन्हें क्या डिज़ाइनिंग इन्हें? उनमें जैसे एक कॉमन कलर होता है ब्लैक, ब्लैक और बेज मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो इजीली जो है वो अच्छा भी लगता है दोनों पे। सही। और जो मेरी कोई एक वो नहीं है टारगेट कि यार गर्ल्स को मैं ये दूँ और बॉयज़ को। सही। मेरी सारे जो डिज़ाइन जो प्रॉपर हैं जो दोनों वेयर कर सकते हैं इजीली। सही, दोनों वेयर्स का। तो क्या आजकल मतलब क्या डिमांड होती है आजकल लड़कियों की कि किस तरह की शर्ट चाहिए? लॉन्ग शर्ट है, शॉर्ट शर्ट है, या फिर जो है आजकल वो हाँ। आपको पता होगा जैसे बैगी लूज फिट शर्ट्स चली हुई हैं, ट्राउजर्स चले हुए हैं, तो वो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और मैं ज़्यादा वही प्रेफर करता हूँ कि मैं उनको वही टारगेट करूँ। अच्छा, सही। तो अच्छा, बॉयज़ में तो चलें बहुत सारी वैरायटी है ना। आपने कहा कि जो बैक प्रिंट है वो भी बहुत ज़्यादा इन है,
और ये जो मैंने आपको बताया कि फुटबॉलर्स का बड़ा क्रेज़ हुआ हुआ है, लोग अपने फेवरेट स्टार्स के हवाले से शर्ट। अभी गर्मियों में क्या स्टफ़ है और क्या पहनना, कौन सा स्टफ़ पहनना चाहिए, क्योंकि ये गर्मियों में स्पेशली ना स्किन एलर्जी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्टफ़ बड़ा देख के पहनना चाहिए कि जो ब्रीदेबल हो। देखिए, इसको जो है ना कॉटन और पॉलिस्टर को मिक्स में हम करके पहनते हैं। अच्छा। तो मेरा जो GSM होता है वो टारगेट होता है गर्मियों में जैसे 6 महीने, 170 टू 180। अच्छा। और जैसे ही सितंबर का एंड आता है ना, उसमें मैं टारगेट करता हूँ 180 टू 230। उसमें ये होता है कि जो एक बंदा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि बंदा चीज़ वही वेयर करे इसमें कंफर्टेबल हो। अब कंफर्टेबल ही नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है। सही। तो व्हेन डिड यू स्टार्टेड, आपने कब स्टार्ट किया ये? मैंने स्टार्ट किए थे जून में। अच्छा, तो उसके बाद से अच्छा रिस्पांस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो फिर अब आप लोगों के जो ऑर्डर्स आते हैं उसके ऊपर बनाते हैं चीज़ें, या फिर अपना भी आपने अलग से कलेक्शन जो है वो रखी? मैं फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स, टिकटॉक एड्स ये सब मैं चलाता हूँ। तो उसकी वजह से रिस्पांस आपके पास अच्छा आता है। सही। उसके बाद जो है हफ्ते में मिनिमम 250 230 मैं टारगेट कर लेता हूँ। अच्छा। उसके बाद जो है फिर मेरा दूसरा जो है अभी सितंबर में नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह पोलोज और टी-शर्ट पे मेरा इंशाल्लाह टारगेट है, तो मैं उसको ही कवर करूँगा। सही। चलिए जी, ये जो पोलो की बात की ना, ये बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। ये जब आप पहने ना तो ये बहुत क्लासी लग रही होती हैं। अच्छा जी, महराज भाई हमारे साथ है। महराज भाई, कमिंग बैक टू द टॉपिक के जो टूरिज़्म है या जो ट्रैवल है, इससे रिलेटेड आप बता रहे थे कि डिस्टेंस जो है वो कश्मीर का और मिनी मर्ग का, वो आप बताना चाहेंगे? जी, आपका क्वेश्चन था ना कि कैसे जाना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस अगर कोई जो लोग होते हैं ना जो सफ़र को पसंद करते हैं, तो आई वुड रिकमेंड इस कर दूँ। देखिए, अगर हम कश्मीर जाएँ ना, तो कश्मीर में आप केरन वैली, आप पहला स्टे नॉर्मली होता है वो बामुश्किल 6 से 7 घंटे होता है। फिर जो कश्मीर के अदर पॉइंट है, शारदा बामुश्किल वहाँ से 1.5 घंटे है। वहाँ से फिर ताउबर्ड 5 to 4 आवर्स है। वापसी में फिर आप वापसी में अड़ंकेल आते हैं, वो बामुश्किल 2 आवर्स है। तो ये कश्मीर बड़ी जल्दी इजीली कवर हो जाता है। अब नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्कर्दू। लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर द इस्लामाबाद, देन यू विल मूव टुवर्ड्स नारान। ये जो स्पेसिफिक टाइम है ना जिसमें नारान ओपन होता है, वो होता है सम अराउंड जून से स्टार्ट होता है और इट विल बी क्लोज ऑन एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर। उसकी वजह से सफ़र थोड़ा शॉर्ट हो जाता है कंपेरेटिवली। अगर आप नॉर्मल डेज में जाएंगे स्कर्दू या हुंजा, तो आपको बिशाम के रूट से जाना पड़ेगा। इट विल टू लॉन्ग। लेट्स सपोज अगर आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तो इट विल बी टेक 7 to 7:30 आवर्स टू रीच एट नारान फ्रॉम इस्लामाबाद। ठीक है। देन अगेन अगर आप वहाँ से सफ़र करते हैं तो फिर आप बाबूसर टॉप से चिला से होते हुए यू विल रीच स्कर्दू सेम 7 to 8 आवर्स। ओके। और अगर आप वापसी आएंगे तो सेम आपको ये आवरली डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। ओके। और if you want to go for the minimum, then you have to go for स्कर्दू, वहाँ से देवसाई से कम देवसाई कवर करते हुए आपको पूरा दिन लगता है। 7 to 8 आवर्स लगते हैं। आप देवसाई में चिलम चौकी स्टे करते हैं, देन मिनिमम वहाँ से 2 to 3 आवर्स है। ओके। लेकिन टोटल ऑफ रोड है। सही। तो ये डिस्टेंस, अगर कोई डिस्टेंस लाइक करता है, अगर कोई ग्रीनरी लाइक करता है, तो दे विल गो फॉर द कश्मीर। कश्मीर में ज़्यादातर आबशार्स, लश ग्रीनरी इस टाइप का है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू द स्कर्दू, वहाँ पर ज़्यादातर जो माउंटेन्स है ना वो डिफरेंट किस्म के हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा ड्राई नहीं है, थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन उसके अंदर एक्टिविटीज ज्यादा हैं। माउंटेन्स रेंज ज्यादा हैं। हिमालय रेंज वहाँ पर एडवेंचर्स यू कैन से दैट, क्योंकि वहाँ पर केटू वगैरह है, नांगा पर्वत है। तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्लाइंबर्स होते हैं वो आते हैं और वो आते हैं। सही। तो वो बिल्कुल स्कर्दू के बारे में आई हर्ड अ लॉट कि बहुत ज़बरदस्त है स्कर्दू। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया अदनान भाई, महराज भाई और हसन, आप हमारे शो पे आए। चलिए जी, शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे खानों की बातें, खाबे की बातें और शेफ से आपको मिलवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे हम खाने पीने के हवाले से। और वीकेंड के जो वाइब्स होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। इस दिन खाना पीना और फिर वीकेंड सेलिब्रेट करना, और ये सारी चीज़ें सिटी एट 10 में हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि आप कौन कौन सी नई नई डिशेस जो हैं वो बना सकते हैं और क्या क्या घर में ट्राई कर सकते हैं। हमारे साथ शेफ़ भी मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं आपको मिलवाती हूँ अबीशा से। अबीशा जो है मेरी भतीजी भी हैं, और वो इस तरह से कि ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फ़हद, ये है उनकी बेटी, और क्योंकि वो मेरे भाई हैं तो इस रिश्ते से हुई है मेरी भतीजी। तो ये बताइए अबीशा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सीनियर। अच्छा, ओके जी। और क्या क्या KG 2,
ठीक है जी। और ये बताएं क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या करती हैं, क्या क्या पसंद है आपको? कार्टून देखती हैं? अच्छा, और क्या करती हैं, क्या खेलती हैं? मैं सिर्फ कटिंग वाली प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, चलें जी। तो अभिषा से हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको जो है वो हम हमारी शेफ़ से मिलवाते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारी बहुत ज़बरदस्ती शेफ़्स ने। अच्छा जी, हमारे साथ जो हैं वो सफ़ा काशिफ मौजूद हैं जो कि मेमन किचन से हैं। फिर हमारे साथ जो हैं वो महविश अनीस हैं जो कि HRH ब्रिस्टो से इनका ताल्लुक़ है, और सफ़ा भी मौजूद है। तो दोनों शेफ़ जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। और ये जो हैं, अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। सफ़ा, आप बताएं कि कैसी हैं और क्या कुछ चल रहा है और क्या पका रही हैं आजकल, आप ये बताएं। जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने जो है वो आज बारिश से रिलेटेड 2 डिशेस बनाई हैं। एक तो फाफड़ा बनाया है गुजराती कुजीन से, और दूसरा जो है वो ढोकला बनाया है। जैसे आपको पता है कि इस मौसम के अंदर कुछ लाइट खाने का लेकिन कुछ चटपटा खाने का दिल करता है। तो मैंने 2 ऐसी रेसिपीज यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि हेल्दी भी हैं और अच्छी भी लगेंगी। सही, चलिए जी, महविश भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, इतने दिनों बाद आप आई शो पे, तो कहाँ थी आप पहले तो ये बताएं। वालेकुम अस्सलाम। मैं यही हूँ और क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा बीमार थी और अपने कामों में मसरूफ थी तो नहीं आ सकी। सही। उसके लिए बहुत एक्सट्रीमली सॉरी। काफी बिल्कुल। तो ये है कि इस वजह से मैं नहीं आ सकी। शोज फॉलो कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी, आपके एक शो फॉलो कर रही थी, इसी से मैं भी कर रहा। चलिए जी, ये बताएं महविश, आप क्या आज बना के लेके आई? अच्छा, आज मैंने बारिश के मौसम के हवाले से बनाया आलू के पराठे, आलू चीज़ पराठा, और उसके साथ मैंने आलू का रायता बनाया है और लाल चटनी। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये हमारी शेफ्स बनाकर लेकर आई हैं, ये है रेन के हवाले से। यानी बारिश जब होती है, बारिश का मौसम होता है, बारिश हो या ना हो, लेकिन मौसम जो है वो रेन का हो, बारिश का मौसम हो, अच्छा मौसम हो, तो दिल चाहता है कि आप जो है ना ये तमाम तर चीज़ें ट्राई करें, और ये चीज़ें जो है वो ये एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। अच्छा, अब मैं सफ़ा से पूछूंगी, सफ़ा ये जो आप डिश बना के लाई हैं, इसकी रेसिपी हमारे साथ में शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले जो है वो हम ढोकले की तरफ आते हैं। ढोकला बनाना बेसिकली बहुत ईजी है, और चंद इंग्रेडिएंट से समझ लें एक ज़बरदस्त सी आपकी डिश रेडी हो जाती है। सबसे पहले हम इसमें बेसन का इस्तेमाल करते हैं। बेसन के अंदर आपने नमक और आपका यूज़ किया, नमक के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें वाटर ऐड किया, और आपने इसके अंदर सोडा, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा, आपने वो इसके साथ ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग आपकी इसकी 1 मिनट तक आपने इसको मुसलसल विस्क करते रहना है। फिर आपने किसी भी मोल्ड के अंदर जिसके अंदर आपको इसको स्टीम करना है, उसके अंदर आप इसको ऐड करके ऑयल करके और फिर आपने इसको जमाने के लिए रख देना है। सही। इससे ये होगा, देखिए ऑयल फ्री डिश है। आप इसको हेल्दी तौर पे अगर आप देखें तो आपका बेसन के अंदर जो है वो आपका फाइबर मौजूद है, प्रोटीन का एक गुड सोर्स है। तो आपका न्यूट्रिएंट जो आपको इस मौसम के अंदर, आपको पता है बीमारी से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए आपको अपनी डाइट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है। तो इसके अंदर ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदेमंद देगी। सही। अब आ जाते हैं हम फाफड़े की तरफ। तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपने यही बेसन के अंदर नमक, अजवाइन और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर अगर आपको ऐड करना है वो आपने ऐड किया, और इसका आपने डो बना लिया। डो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, मीडियम आपने इसका डो गूंद लिया। फिर आपने इसकी रोटी बेलनी है, पतली नहीं बेलनी, ना बहुत मोटी होगी, दरमियानी साइज की रोटी बनाकर उसकी कट्स लगा के उसे आपने फ्राई कर लेना है। सही। तो ये आपके लिए आप रेडी करके रखें, बच्चों को देने के लिए बहुत अच्छी एक होती है, क्योंकि इस वेदर के अंदर शाम के टाइम पे कुछ मंचिंग का है, कुछ ऐसा होता है मूड के यार कुछ हल्का लेकिन अच्छा खाना है। सही। तो वो चीज़ ये यहाँ पर आपकी कवर होगी। और अगेन इसके अंदर आपका बेसन इस्तेमाल है, तो उसके अंदर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज आ गए, तो वो आपके लिए जो है वो एक हेल्दी ऑप्शन भी हो गया। अच्छा सफ़ा, ये जिस तरीके से आप जिक्र रही ना फाफड़ा, ये बड़ा एक कुछ अनयूजुअल सा नया सा नाम लग रहा है, तो लोगों के लिए ना ये बड़ा एक कुछ नया होगा। यूजुअली यहाँ लोग ये बनाते होंगे, ट्राई करते होंगे, लेकिन ये आइडिया आपको कैसे आया कि नहीं भाई बारिश के मौसम में जो है इट कुड बी द बेस्ट चॉइस? ये एक बेस्ट ऑप्शन है गुजराती कुजीन से। अगर हम गुजराती कुजीन देखें तो उसके अंदर सबसे लाइट ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन जो है वो इजी टू मेक ये ऑप्शन होता है। तो वो एक आइडिया वहाँ से आया कि उन्होंने गाठी वगैरह आपने देखा होगा जो हम निम्को वगैरह से बाई करते हैं, निम्को वाली शॉप वगैरह से, ये उसी का एक वर्जन है। सही। चलिए जी, हमारे साथ महविश भी मौजूद हैं। महविश, आप बताइए, आप जो डिश बना के लेके आई हैं इसकी रेसिपी क्या? मैंने सिंपल आलू के पराठे बनाए और बारिश और आलू के पराठे ना हो नहीं सकता। बारिश और आलू के पराठों का गहरा ताल्लुक है, रिश्तेदारी है, बॉन्डिंग है इनकी। और आलू के पराठे ऐसे बच्चे बड़े बूढ़े मतलब हर कोई एंजॉय करता है बारिश के सीजन में।
सिंपल है, हमने मैदा और वाइट आटे को मैंने, जैसे हम नॉर्मल पराठे का आटा गूंथते हैं वो मैंने आटा गूंथा है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा इसका टेस्ट और इनहेंस करना है तो आप गार्लिक चॉप करके भी डाल सकते हैं, कोरिएंडर डाल दें तो बहुत अच्छा फ्लेवर इनहेंस होगा आप इसमें अगर गार्लिक चॉप करके डालें। बस सिंपल हमने आटा गूंथा है, आलू को हमने बॉईल करा, आलू बॉईल करने के बाद उसके अंदर मैंने नमक और जो है भुना कुटा लाल मिर्ची, ज़ीरा और जो हमारा साबुत धनिया होता है उसे भून के हमने कूट लिया, वो ऐड किए, गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया इसके अंदर धनिया, हरी मिर्चें ये ऐड करनी है, ठीक है। इसको बस, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कलर और फ्लेवर देने के लिए बहुत पिंच ऑफ हम डालते हैं, ठीक है। सही। उसको हमने मैश कर लिया, बस आलू के अंदर हमने बस पराठे को रखा अंदर, उसके अंदर फिलिंग की और सिंपल उसको फोल्ड करा और इसको फ्राई कर दिया। सही। और सेकंड जो हमने चीज के साथ बनाया, तो आजकल बच्चे बड़े चीज और आज जो है ना ये हमारे लाइक चीज, आपको चीज पसंद है? अच्छा जी, देखें अभिषा भी कह रही है उन्हें चीज पसंद है, तो बस इन्होंने बस देखें फिर आपके लिए हमने जो है वो चीज पराठा आज मंगवाया है। जरा इसकी रेसिपी मुझे बताइए। सेम उसी जो हमने बैटर आलू का बनाया वो हमने इसमें डाल दिया और हमने चीज ऐड कर दी। इसको हमने थोड़ा कमर्शियली स्टाइल में बना दिया, बस राउंड करके और उसको फोल्ड कर दिया हमने। बहुत इजी हमारी टेक्निक है इसके लिए। सिंपल वही बैटर हमने इसके अंदर ऐड करके चीज़ ऐड कर दी। अच्छा, इसका जो कॉम्बो है आलू का रायता या आलू की चटनी कहते हैं, ये बहुत मज़े की बनती है। आप सब लोगों ने इसको ट्राई भी करनी है, ठीक है ना। जो हमने बैटर जो आलू हमने बॉईल किए थे उसमें तो थोड़े से हमने बॉयल आलू, प्लेन आलू हमने अलग कर दिए, ठीक है। आपने एक हैंड ब्लेंडर लेना है, हैंड ब्लेंडर जो भी आपके पास है, उसके अंदर आपने हरा धनिया, हरी मिर्ची, ज़ीरा, ठीक है, वो डाला, उसको आपने एक चटनी बना ली। उसके अंदर आपने दही डाल देना है और आलू डाल देना है। उसी ब्लेंडर में आपने उसको मैश कर दिया, ठीक है। सही। उसके बाद इसमें आप तड़का देंगे जीरा, लहसुन और लाल मिर्च। अगर कड़ी पत्ता है तो उससे और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये इतना मज़े का रायता बनता है और ये पराठों को तो ऐसे बूस्ट देगा, मतलब आप जो आप बता रही हैं और मेरी एपेटाइट इंक्रीज हो रही है, लोगों की ना भूख बढ़ रही है जिस तरीके से आप बता रही हैं। और ये जो पराठे रखे हुए ना, ये जो स्पेसिफिक चटनी है ना, ये अगर ये ना हो ना तो इनका मज़ा भी नहीं आता बिल्कुल। चले जी, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज हमने आपके साथ में शेयर की। हमारी शेफ़ ने आपको बताया कि किस तरीके से जो ये फाफड़ा आप बना सकते हैं, ये चीज़ पराठा आप बना सकते हैं। सारी चीज़ें जो यहाँ रखी हुई हैं, इनकी रेसिपीज़ जो है वो हमने आपके साथ में शेयर की। और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जो है वो अभिषा मौजूद हैं। अभिषा, पोयम आती है? पोयम सुनाए ज़रा। थोड़ा तो जोर से तो बोले। हाँ, चले भाई, अभिषा जो है उन्होंने इतनी ही पोयम हमें सुनाई है। अभिषा की पोयम के साथ हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर से करेंगे ढेर सारी बातें खाने पीने की। वेलकम बैक। तो भाई हमारी शेफ़ हमारे साथ मौजूद है, मज़े मज़े की हम बातें कर रहे हैं, खाने पीने की हम बातें कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ अभिषा भी हैं और अभिषा जो है हमें एक मिली नगमा सुनाएंगी। अभिषा ज़रा सुनाइए, आपको दिल दिल पाकिस्तान आता है? दिल पाकिस्तान झा झा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान झा झा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये और शरीर, चलता रहे कि ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अरे वाह भाई, तालियां। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आपने मिली नगमा गाया, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने जो है वो हमें सुनाया है। अच्छा जी, चलें अब कुछ बात कर लेते हैं हम खाने पीने के हवाले से। ये बताएं कि बारिश का जो मौसम है, अब इसमें ये तो आप ज़बरदस्त सी चॉइसेस लेकर आएँ कि भाई ये आप चीज़ें रख सकते हैं, बारिश में एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब कुछ ये बताएं कि इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा जो हम कहते हैं ना कि रेन फूड, डिलीशियस फूड, यानी कि लंच में, अगर लंच टाइम में अगर बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, तो क्या क्या डिशेस रखी जा सकती हैं। अगर डिनर के टाइम पे रात में बारिश हो रही है तो क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो होते हैं जो बनाए जा सकते हैं घर में झटपट।
बारिश के मौसम में बारिश के अल्फाज के साथ सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आते हैं हमारे पकौड़े। पकौड़े, हाँ। उसके बगैर समझ लें ये मौसम अधूरा है। हाँ। वो इसका कनेक्शन उसके साथ है कि बस बूंदाबांदी भी स्टार्ट हुई तो फौरन आलूओं का फ़र्ज़ है कि वो बेसन में जाएं और कढ़ाई के अंदर। तो ये एक डिश सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर दोपहर के टाइम पे हुई तो कड़ी, पकौड़ा कड़ी। कड़ी जो है वो डिश है जो कि मतलब समझ लें कि बारिश का उसके साथ भी अच्छा कनेक्शन है। इसके अलावा आपके सूप्स हो गए, डिनर के टाइम पे है सूप्स लाइक कुछ भी बारिश के सीजन में दिल होता है कि गर्म जो समझ लें कि गर्मा गर्म जो चीज़ें सर्व की जाएं वो ज़्यादा खाई जाती हैं और पसंद भी की जाती हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि हम इस सीज़न को एंजॉय करने के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर लें। अपनी हेल्थ खराब कर लें, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने एंजॉय भी करना है और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। यूजुअली क्या होता है कि लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करते, वो बड़े ज़्यादा सारे ना स्पाइसेस वगैरह ले रहे होते हैं, तो उससे जो है वो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। चटपटे खाने तो आपने एंजॉय करने, लेकिन अपनी हेल्थ को देखते हुए ऐसे फूड अपनी डाइट में शामिल करने जिसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आपको मिले। क्योंकि अगर आप स्पाइसी, देखिए ये मौसम ऐसा है जिसमें चटखारेदार खाने, गर्मा गर्म खाए जो जाएं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। सही। लेकिन उस खाने के साथ साथ उसके कुछ इफेक्ट्स भी आए हेल्थ पे। सही। बाद में बीमार होने से बेहतर है कि आप यहाँ पर अपनी चीज़ को, अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल करें। मैं भी आप बताएं क्या क्या ऑप्शंस है डिनर के, लंच के, स्पेशली बारिश का सीजन हो, बारिश का मौसम हो और फिर खाने पक रहे हो। जैसा कि सफ़ा ने कहा कि न्यूट्रिशन का भी हमें देखना चाहिए, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बेसन की रोटी, मेथी की रोटी, मेथी के पराठे। और अब अभी तो आम का इतना अच्छा सीज़न है, आप बनाएं पराठे और उसके साथ आम की लस्सी हुई। सही। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देती हैं। स्पाइसी खानों में क्या ऑप्शंस है? स्पाइसी में तो बस फिर आप आँख बंद करें, छोले, समोसे, दही बड़ों की चाट हुई, चना चाट हुई, आलू के समोसे हुए, चिकन के समोसे हुए, फिर तो लाइन ही लग जानी है। बारिश नहीं खत्म होगी। सही। बारिश ने ख़त्म हो जाना है, हमारा मुंह नहीं रुकना, बारिश का वो वाला सीन है। हाँ। तो चटपटे खाने में हमारे सबसे पहले आ जाएगी बिरयानी, निहारी, पाई, ये सारी चीज़ें अगर आप स्पाइसी की तरफ हैं तो बारिश में बड़ा मज़ा देते हैं। सही, ठीक है ना। और जो मैं आपको मेथी के पराठे बोल रही हूँ, ये बहुत चटपटे बनते हैं, मेथी के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। मेथी के पराठों की क्या रेसिपी? मेथी का पराठा जो हमारा काला वाला चक्की का जो आटा होता है, उस आटे के अंदर हम थोड़ा सा बेसन ऐड करते हैं और उसमें मेथी, जो पत्ते वाली मेथी होती है, वो हमने साफ करके सारी कट करके वो ऐड करनी है। उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा, सारे जितने भी आपके घर के स्पाइस है ना, स्पाइसेस हैं, वो उसमें ऐड कर दो। उसे गून लें आप। और गूंदने के बाद जो नॉर्मल हम ये जो पराठा बनाते हैं रोटी, उसको रोटी की तरह सेक लें। अच्छा। हल्का सा येलोइश तो हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें बेसन ऐड है ना। राइट। उसके बाद जब वो बन जाए तो आप एंड में उसमें अगर आपके पास देसी मक्खन है या सफ़ेद वाला जो मक्खन होता है वो पर से आप लगा दें। और उसके साथ आप हरी चटनी, ग्रीन चटनी, रायता, बहुत मज़े के बनते हैं। विंटर में बहुत अच्छे हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बहुत चलिए जी, बड़ी ज़बरदस्त जो रेसिपी है वो शेयर की गई है महविश ने मेथी के पराठों की। सफ़ा, आप ये बताएं आपकी क्या स्पेशलिटी है पराठों में? अगर आप बनाती हैं तो क्या स्पेशल बनाती हैं? पराठों में तो मेरी स्पेशलिटी में आप आलू का पराठा ही वो कंसिडर कीजिए। अच्छा, आलू का पराठा। मुझे पराठे खुद भी बज़ाहिर इतने पसंद नहीं। अच्छा, तो शायद जो चीज़ पसंद नहीं होती वो चीज़ बनाने में भी थोड़ी सी वो होती है कि ठीक है बना लिया घर वालों के लिए तो आलू के पराठे भी डिफरेंट तरीकों से बनाए जा सकते हैं। तो किस तरह बनता है आलू का पराठा? मैं अपने यहाँ पर ये करती हूँ कि इसकी फिलिंग को मैं स्टोव पे कुक करती हूँ। अच्छा। लाइक आपने पैन में ऑयल लिया, थोड़ी सी उसमें सौते की प्याज ऐड की बारीक चॉप करके, थोड़ा सा गार्लिक उसमें ऐड किया फाइन चॉप। इसको हल्का सा सौते होने के बाद इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर ये ऐड करके इसे कुक कर लिया मसाले को। और फिर इसके अंदर मैश किए हुए पोटैटो ऐड किए। सही। वैसे मतलब जैसे कि रॉ इसमें नहीं ऐड करती, थोड़ा सा मुझे हमारे यहाँ पर इस तरीके से फ्लेवर। अच्छा, कड़ी पत्ता हमारे यहाँ पर इसमें ज्यादा वो होता है कि कड़ी पत्ते का फ्लेवर। अच्छा, उसका अच्छा टेस्ट आता है ना, आलू का टेस्ट अच्छा आता है ना कड़ी पत्ते का। सही। कड़ी पत्ता हो गया, राई दाना हो गया, ये वो चीजें जो कि फ्लेवर एनहेंस करती हैं। इनके बिघार वगैरह से जो है वो फ्लेवर अच्छा आता है, खुशबू बहुत, अरोमा बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है। तो वो चीज जैसे हमारे यहाँ पर इस तरीके से खाई जाती है जो मेरे क्लाइंट्स भी पसंद करते हैं।
तो मैं इस तरीके से बना के, हर किसी का देखिए अपना वे होता है बनाने का, हर रेसिपी जो है वो कमोबेश वही सेम होती है, इंग्रेडिएंट्स वही डल रहे होते हैं, बस थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ होने से टेस्ट जो है वो डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। सही। और अगर हम डिनर की बात करें तो आई थिंक मैविश फ्राई फिश भी हमारे पास फ्राई फिश भी, और ये इस सीजन में तो जबरदस्त ऑप्शन है। बिल्कुल बारिश का रिलेटेड भी जो है ना सर्दी और गर्मी का वाला हिसाब है। अगर गर्मियों में बारिश है तो आपके पास जो है वो आम का रस हो गया, पूरियां हो गई, we have so many options। और अगर सर्दियों की तरफ अगर बारिश आ गई तो फिर वो फ्रेश हो गई, पाए हो गए, वो वहाँ चला गया। कॉफी, सूप, दाल के सूप। चलिए जी, इतने सारे ऑप्शंस हमने आपको बता दिए कि बारिश के मौसम में आप क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया महविश, बहुत शुक्रिया सफ़ा, आप लोग हमारे शो पर आए। शो का टाइम हो गया एंड अप, और आज के शो का फीडबैक ज़रूर सोशल साइट पर दीजिएगा और बताइएगा कितने मज़े के जो खाने हैं वो आपने घर पे ट्राई किए तो आपको कैसा लगा। अच्छा अभिषा, आप अब हम ना क्लोजिंग कर रहे हैं, तो आप ज़रा कह दें कीप वॉचिंग सिटी एट 10। Keep watching City at 10. Keep watching City at 10।